अध्याय 214। हमें कुछ करना होगा। जियांग शियाओबाई जानता था कि इस महिला की शक्ति बहुत अधिक थी और वह उन लोगों को भी जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी मुट्ठी जितनी बड़ी नहीं थी। आह भरते हुए जियांग शियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। एन रान, जीवित रहने का पहला नियम यह है कि जब हार माननी पड़े तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो लोग खुद को बहादुर दिखाते हैं वे हीरो नहीं होते, वे तो बस मौत को दावत दे रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, आप पीछे नहीं हट सकते, वरना आप अपनी ईमानदारी खो देंगे, समझे? एनरान ने सिर हिलाया। मन में अभी भी डर था, लेकिन बॉस, मैंने देखा है कि आपके दुश्मन दिन ब दिन और भी खूंखार होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज के बड़े बड़े लोग भी मैदान में उतर रहे हैं। आप किस तरह की मुसीबत में फंस गए हैं? तुम मुझसे पूछते हो, मैं भला किससे पूछूं? जियांग शियाओबाई ने हताशा भरे लहजे में कहा। क्या आश्चर्य है? अरे, ये तो वाकई एक आश्चर्य है। ये सब क्या बकवास है? हालांकि उसने उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जियांग शियाओबाई ने उन विनाशकों में पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी। उन गोलियों में एक विशेष शक्ति थी जो मनुष्यों के लिए हानिरहित और पता न चलने वाली थी। लेकिन उनके भीतर जियांग शियाओबाई की आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश परिष्कृत रूप में मौजूद था, जिससे वह किसी भी समय इन गोलियों के स्थान का पता लगा सकता था। मूल रूप से इस विधि को लाओजुन सल्कमी में दर्ज किया गया था, विशेष रूप से मूल्यवान गोलियों की चोरी और नुकसान को रोकने के लिए, और इसका उपयोग गोलियों की स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जाता था। हालांकि जियांग शियाओबाई अब इसका इस्तेमाल इसी उद्देश्य के लिए कर रहा था और इसका भरपूर लाभ उठा रहा था। चिंता मत करो, मुझे 1 महीने के अंदर इन लोगों का पता चल जाएगा। इनसे हमें कोई खतरा नहीं होगा। जब जियांग शियाओबाई बोल रहा था तो उसकी नज़र अपने आसपास के लोगों पर पड़ी। जो हत्या करेगा उसे मार डाला जाएगा। इस व्यवसाय में होने पर आपको मरने के लिए तैयार रहना होगा। जियांग शियाओबाई कभी दयालु व्यक्ति नहीं था। ये लोग पहले आए 5 लोगों से अलग थे। वे सचमुच जियांग शियाओबाई की जान लेने आए थे, इसलिए उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जा सकता था। सभी लोग घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगने लगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जियांग शियाओबाई ने बड़ी आसानी से उन सभी का वध कर दिया, फिर दुर्गंध और मतली को सहन करते हुए युद्ध की सारी लूट इकट्ठा की और तेजी से भाग निकला। धिक्कार है, ये बहुत ही घिनौना था। एक अपेक्षाकृत एकांत छोटी गुफा में जियांग शियाओबाई और आनरान ने पहले ही लूटे गए सभी माल को आपस में बांट लिया था। अवसरवादी लूटपाट से पहले प्राप्त धन को मिलाकर उन दोनों ने कुल मिलाकर लगभग 300 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अर्जित कर लिए थे। हालांकि उन्होंने कई लोगों को मार डाला था, लेकिन वे सभी साधारण जियांगहू थे जिनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। इसके बाद चूंकि जियांग शियाओबाई को अपने भंडारगृह में मौजूद 2 बड़े देवताओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन खजानों से आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, इसलिए जियांग शियाओबाई ने सभी खजाने ले लिए और अपने स्वयं के साधना और शक्ति सुधार के लिए केवल 100 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन छोड़ दिए। लेकिन एनरान शांत दिख रहा था। इन कुछ घटनाओं के बाद 200 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन उसकी नज़र में सचमुच कुछ भी नहीं थे। हाथ में पकड़े मेमने की टांग खत्म करने के बाद आनरान ने दांतों में फंसी गंदगी साफ करते हुए शांत भाव से कहा, मालिक, ये लोग वाकई बहुत गरीब हैं। हमने इतने सारे लोगों को मारा और लगभग 300 अंगूठियां बरामद की, लेकिन पैसे बस इतने ही हैं। ये वाकई उबाऊ है। हम दोबारा कब हंगामा खड़ा करने वाले हैं? इस बार हम प्रमुख शक्तियों के शिष्यों को विशेष रूप से निशाना बनाएंगे, चाहे वो एक राजवंश हो, 4 संप्रदाय हो, 5 पर्वत हो या फिर वुहायक आदमी हो। आनरान, ये लालची महिला, पूरी तरह से धन के दलदल में फंस गई थी। ये सुनकर जियांग शियाओबाई को थोड़ी बेबसी महसूस हुई। उसने आनरान के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम क्या सोच रहे हो? क्या ये दुनिया पागल हो गई है या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए हो कि पहले हमारा इतना पीछा किया गया था कि हम लगभग डर के मारे पेशाब ही कर बैठे थे? जियांग शियाओबाई ने शांत भाव से कहा। एनरान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। फिर उसने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह बात सच थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन उन्हें कई बार पीछा भी करना पड़ा था। और उनका पीछा करने वाले या तो उस्ताद थे या फिर सैकड़ों लोगों ने उनका पीछा किया, जो कि काफ़ी दुखद था। हम कुछ ही बार किस्मत से बच पाए हैं और तुम अब भी वाकई में मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, जियांग शियाओबाई ने कहा, फिर अपना सिर पीटते हुए निराशा से बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजेय हो? इतने दिनों बाद भी आपकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ। ये सुनकर आनरान ने अपना सिर पकड़ लिया और गुफा में दुबक गया, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि उसकी साधना का स्तर अपरिवर्तित रहा, लेकिन उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। सामान्य परिस्थितियों में वह प्रारंभिक शरीर मुक्ति अवस्था के प्रतिद्वंद्वी को आमने सामने की लड़ाई में आसानी से हरा सकता था, और यहाँ तक कि मध्य शरीर मुक्ति अवस्था के प्रतिद्वंद्वी से भी 50-50 की जीत की संभावना के साथ मुकाबला कर सकता था।
मैं एक ही बार में बहुत बड़ा सुधार करने के लिए मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में प्रवेश करने की सोच रहा हूँ। अगर मुझे मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड में मौका मिलता है तो सुधार की गति बहुत तेज होती है, और इतना ही नहीं, इसका प्रभाव भी काफ़ी अच्छा होता है। क्या तुम एक बेवकूफ़ हो? जियांग शियाओबाई ने उस मोटे आदमी को घूरते हुए कहा। ऐसा कौन नहीं सोचेगा, लेकिन समस्या यह है कि क्या तुम अंदर जा भी पाओगे? बाहरी पागल दानव घाटी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जा सको। अगर किसी तरह अंदर चले भी गए तो वह प्रतिभाशाली और दुष्टों से भरी पड़ी है। तुम अपनी ताकत से कैसे लड़ पाओगे? अनरान को इतनी डांट पड़ी कि उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह केवल अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और जीवन के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद जियांग शियाओबाई ने फिर कहा, इस आखिरी पल में मेरे लिए जल्दी से शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में प्रवेश करो, नहीं तो अगर यह बात फैल गई तो तुम मुझे सचमुच शर्मिंदा कर दोगे। मेरा अधीनस्थ जियांग शियाओबाई, जो दुनिया पर राज करता है, वास्तव में इतना कमजोर है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे किसी भाई को आपकी हालत के बारे में पता चल जाए तो वे शायद मेरा मजाक उड़ाते उड़ाते मर जाएंगे। एनरान ने केवल सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो बॉस, मेरे बाहर आने से पहले ही मेरे क्षेत्र में कुछ ढीलापन दिखने लगा था। आपके पीछे पीछे रहकर इतनी देर तक हंगामा मचाने से मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। मैं काफ़ी समय से प्रगति और सफलता हासिल करने में सक्षम था, लेकिन मैं इसे दबा रहा था। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं, आपका बॉस, भी आपकी बहुत मदद करूंगा। जियांग शियाओबाई ने एक गोली फेंकते हुए कहा। यह कोई खास चीज़ नहीं थी, बस एक ऐसी चीज़ थी जिससे उस छोटे मोटे बच्चे को सफलता के बाद एक और स्तर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। जब आनरान को इस प्रभाव के बारे में पता चला तो वह तुरंत अचंभित रह गया। एक पल के लिए आनरान की आंखों में आंसू आ गए, उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। वाह बॉस, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता भी मेरे साथ इतने अच्छे नहीं रहे। दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुम बहुत भावुकता दिखा रहे हो, बिल्कुल औरत की तरह। जियांग शियाओबाई ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, लेकिन अभी साधना मत करो। अभी जब हमारा पीछा किया जा रहा था तब मुझे एक खबर मिली। वुहाई अकादमी आज रात किसी प्रकार का भोज आयोजित कर रही है जिसमें सभी दिशाओं से अतिथि आमंत्रित हैं। कई महत्वपूर्ण हस्तियां वहां मौजूद रहेंगी और माहौल बेहद जीवंत होगा। जैसे ही आनरान ने जियांग शियाओबाई को ये कहते सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से अपने बॉस का मतलब समझ गया। इसका मतलब था कि वे हंगामा खड़ा करने वाले थे। जियांग शियाओबाई ने व्यंग्य करते हुए कहा, यह सच है कि पिछले कुछ दिनों से हमारा बहुत बुरी तरह पीछा किया जा रहा है, और यह सब उस वुहाई अकादमी से जुड़ा है। इस बार हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। चलो सफाई करते हैं। आज रात हम मैट डेमन सिटी जाएंगे। कुछ दिनों तक मुश्किल हालातों में रहने के बाद मुझे वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों की बहुत याद आ रही है। अध्याय 215 संत महिला सचमुच आ रही हैं। जियांग शियाओबाई वाकई में परेशानी खड़ी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। ये संदेश उसने अनजाने में नहीं सुना था, बल्कि जुआंग यूलिंग ने जाने से पहले उसे एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा था। हालांकि वह ये नहीं जानता था कि इस महिला का ऐसा करने का क्या मतलब था, लेकिन जियांग शियाओबाई को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी। चाहे वह अजगर की मांद हो या बाघ का अड्डा, वह बस जाता और उसका सामना करता। उसे और आनरान को इतना परेशान किया गया था, न केवल हर जगह उनका पीछा किया गया बल्कि उनसे घृणा भी की गई, इसलिए वह इसे किसी भी कीमत पर ऐसे ही नहीं जाने देगा। जियांग शियाओबाई हमेशा से बदला लेना चाहता था। हालांकि वुहाई अकादमी से कोई भी उन्हें पकड़ने नहीं आया, लेकिन इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने का मुख्य कारण वुहाई अकादमी ही थी। इसके अलावा जियांग शियाओबाई का मानना था कि वुहाई अकादमी के ये लोग इसमें शामिल नहीं थे, बस वे इतने बदकिस्मत थे कि उनका उससे सामना नहीं हुआ। खुद को भाग्यशाली समझो कि घने जंगल में तुम्हारी मुलाकात अपने दादाजी से पहले नहीं हुई, वरना तुम्हारे पास मौजूद ये सारे खजाने मेरे होते। जियांग शियाओबाई ने ठंडी सांस ली, फिर आनरान को साथ लिया, जिसने पहले ही अपना भेष बदल लिया था, और पागल दानव शहर की ओर चल पड़ा। उसी समय मैट डेमन सिटी अभूतपूर्व रूप से जीवंत थी। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैट डेमन सीक्रेट ग्राउंड हाल ही में खुलने वाला था, बल्कि इसलिए भी था कि कई शक्तिशाली ताकतें यहाँ एकत्रित हुई थीं। स्वॉर्ड सी सेक्ट, सिल्वर मून सेक्ट, जियोवान माउंटेन, जेड पीक माउंटेन इत्यादि सभी संप्रदायों के पवित्र पुत्र और पवित्र कन्याएं उपस्थित थे, और आज रात वुहाई अकादमी इन सभी शक्तियों के लिए एक भोज का आयोजन कर रही थी। इतना ही नहीं, कोई भी साधक इस भोज में निस्वार्थ रूप से प्रवेश कर सकता था। ये भोज भव्य और अभूतपूर्व होने की तैयारी में था। बाहरी लोगों के लिए ये केवल वुहाई अकादमी की इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान से संतुष्ट न होने की इच्छा थी, बल्कि इस अवसर का लाभ उठाकर अपना नाम रोशन करने की चाहत भी थी। और हाँ, अपनी ताकत दिखाने के लिए भी। हालांकि वुहाई अकादमी से जुड़ा एक और मामला था, जो कि होंग शिक्सियन द्वारा मैट डेमन सिटी में भारी अशांति पैदा करने की घटना थी। इस मामले ने पूरे शहर में हलचल मचा दी, और इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों की घटनाएं भी चिंताजनक थीं।
वांछित पोस्टर जारी होने के बाद कई लोग जियांग शियाओबाई को पकड़ने और इनाम हासिल करने की चाह में दौड़ पड़े, लेकिन समस्या ये थी कि इतने सारे लोगों में से कोई भी जियांग शियाओबाई का सामना नहीं कर सकता था। इसके बजाय जियांग शियाओबाई द्वारा लोगों के दो समूहों का सफाया कर दिया गया। कुछ समय तक जियांग शियाओबाई के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हुईं। खैर, चाहे कुछ भी हो, आज मैं डेमन सिटी में काफ़ी चहल पहल थी, और वो हाई अकादमी द्वारा विभिन्न शक्तियों के मनोरंजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अलग प्रांगण महल में एक तरफा निंदा चल रही थी। जुआंग हुआनलिंग छोटे से मंडप में आज्ञाकारी भाव से बैठी थी। मंडप के बाहर जुआंग यूलिंग का चेहरा एकदम ठंडा था। वह अपनी नाक की ओर इशारा कर रही थी, एक हाथ कमर पर रखे हुए थी और 1 घंटे से डांट रही थी। बाहर छिपकर बातें सुन रहे लोगों के अनुसार उस मनमोहक सुंदर महिला के अंदर जाने के बाद उसने 1 घंटे तक बिना अपनी बात दोहराए डांट फटकार लगाए, लेकिन जुआंग हुआनलिंग की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वास्तव में जुआंग हुआनलिंग अपनी चाची की डांट से लंबे समय से अप्रभावित थी। वह बड़े आराम से चाय पी रही थी और पेस्ट्री खा रही थी, मानो उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल गया हो। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से बताने के लिए, यह शायद एक मरे हुए सूअर की तरह था जो उबलते पानी से नहीं डरता था। खैर, जुआंग यूलिंग उसे मार तो नहीं सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि वह उसे डांट फटकार ही लगा दे। पूरे 1 घंटे बाद जुआंग यूलिंग का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया। वह अपनी भतीजी के स्वभाव को भी जानती थी और उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, अन्यथा वह सचमुच अपनी भतीजी के गुस्से से मर ही जाती। जुआंग हुआनलिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यह आखिरी बार है। अगर तुमने दोबारा लोगों को बाहर जाकर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की, तो तुम बस मेरे द्वारा पीट पीट कर मार डाले जाने का इंतजार करो। जुआंग यूलिंग ने ठंडी सांस ली। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह जानती थी कि अब उसकी चाची शांत हो गई हैं, इसलिए वह जल्दी से उठी, पास गई, जुआंग यूलिंग की बाह में एक हाथ रखा और फिर उन्हें एक स्वादिष्ट पेस्ट्री भेंट की। हे आंटी, लिंगर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करती हूँ कि भविष्य में मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, जुआंग हुआनलिंग ने शरारती अंदाज में कहा। ऐसे जूंग हुआनलिंग का सामना करते हुए जूंग यूलिंग के पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। उसका गुस्सा भी शांत हो गया और फिर उसने शरारत से जुआंग हुआनलिंग की नाक चुटकी से दबाए और कहा, ठीक है, मुझ पर ऐसा करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी चाची इसके झांसे में नहीं आती। ऐसा मत कहो चाची, ये पेस्ट्री बहुत स्वादिष्ट हैं, ये तो पागल दानव शहर की खासियत हैं, ये हमें यहाँ नहीं मिलती। जुआंग हुआनलिंग लगातार मनाती रही और जुआंग यूलिंग ने बस एक टुकड़ा उठाया और एक निवाला चखा, और सचमुच स्वाद लाजवाब था। जुआंग यूलिंग के बैठते ही जुआंग हुआनलिंग फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके कंधों और पैरों की मालिश करने के लिए आगे बढ़ी। आंटी, चिंता मत करो, लिंगर की यह सचमुच आखिरी बार लापरवाही करने का मौका है। दफा हो जाओ, तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? तुमने ऐसा कब नहीं कहा? जुआंग यूलिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। होंग शिक्सियन का शुरू से कोई बुरा इरादा नहीं था और यह एक सामान्य मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। इतना ही नहीं, बाद में, ये जानते हुए कि उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, उसने उसे 2 बेहतरीन औषधियां भी दे दीं। मैंने उन औषधियों के बारे में लिन यूचिंग से सीखा और वे बहुत ही अनमोल हैं। यहाँ तक कि हमारा जुआंग परिवार भी शायद उन्हें बनाने में सक्षम न हो। इस व्यक्ति को निश्चित रूप से कोई अलौकिक शक्ति का समर्थन प्राप्त होगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारी चाची आज आ गईं, वरना तुम, ये लड़की, इस बार बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती। जुआंग हुआनलिंग को निराशा भरी नज़रों से देखते हुए जुआंग यूलिंग ने लंबी आह भरते हुए कहा, आज रात तुम जाओ और होंग शिक्सियन से माफ़ी मांग लो। जुआंग हुआनलिंग हैरान रह गई। नहीं चाची, क्या आप सच कह रही हैं? बकवास, अगर यह असली नहीं है तो क्या यह नकली है? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर तुमने सच में कोई बड़ी मुसीबत खड़ी की तो तुम्हें ज़रूर वापस ले जाया जाएगा। तब मैं देखना चाहूँगा कि तुम क्या करोगे। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग तुरंत चिंतित हो गई। नहीं चाची, मैं वापस नहीं जाना चाहता। तो जाओ और माफ़ी मांगो। लेकिन मैं माफ़ी भी नहीं मांगना चाहता। आपने मुझे कभी माफ़ी मांगते देखा है क्या? मुझे परवाह नहीं, या तो तुम माफ़ी मांगो या मैं तुम्हें अभी वापस ले लूँगा। जुआंग यूलिंग गंभीर लग रही थी और उसने सख्ती से कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, इस बार मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वैसे भी तुम यहाँ आकर सिर्फ मुसीबत खड़ी करोगे। मैं तुम्हें बहुत समय से वापस भेजना चाहती थी, ताकि मुझे हर दिन तुम्हारी गड़बड़ियों को ठीक करने से छुटकारा मिल जाए। इस समय जुआंग हुआनलिंग पूरी तरह से असहाय थी। हालांकि वह कभी कभी अवज्ञाकारी हो जाती थी और जुआंग यूलिंग की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन इस दुनिया में, या यूं कहें कि पूरे जुआंग परिवार में, केवल यही छोटी चाची उसे नियंत्रित कर सकती थी। बिल्कुल नहीं चाची, मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, होंग शिक्सियन ने मेरे दोस्त को घायल कर दिया है। मैंने बस उसे थोड़ा सा कष्ट पहुंचाया है।
जुआंग हुआनलिंग ने नाराजगी जताते हुए कहा, इसके अलावा होंग शिक्सियन ठीक है और उसने वास्तव में शुआ को बेहोश कर दिया था, इसलिए सजा अभी भी आवश्यक है। बस करो, अपनी ये नखरेबाज वाली हरकतें बंद करो। कभी कभी तुम्हारी बहन तुमसे कई गुना बेहतर होती है। जुआंग यूलिंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हारा गुस्सा काबू में रहे। ये सब उस बूढ़े कुत्ते की वजह से है जिसने तुम्हें बिगाड़ा है। अब देखो तुम्हारा हाल क्या हो गया है। मनमानी और अविवेकी, लापरवाही से काम करने वाली। ऊपरी तौर पर तुम एक सुंदर और आकर्षक महिला लगती हो, लेकिन असल में तुम सरासर कानून तोड़ने वाली हो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें आज माफ़ी मांगनी ही होगी, वरना परिवार से पहले सच्चाई को रखने के लिए मुझे दोष मत देना। अध्याय 216। तुम मुझसे माफ़ी मांगने का सपना ही देख सकते हो। वह टिप्पणी करने के बाद जुआंग यूलिंग ने अपनी मनोदशा की परवाह किए बिना सीधे अलग आंगन से बाहर निकल गई। आंगन के अंदर खड़ी जुआंग हुआनलिंग के चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। क्या वह सचमुच इतनी जिद्दी थी? स्पष्ट रूप से होंग शिक्सियन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचाई थी। अगर वह उसे सबक सिखाने में मदद नहीं करती तो वह इसे कैसे उचित ठहरा सकती थी? जब जुआंग हुआनलिंग असमंजस और झुंझलाहट महसूस कर रही थी, तभी गोंग शुआ मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। ठीक है, तुम्हारी चाची यह सब तुम्हारे भले के लिए ही कर रही हैं। मेरे भले के लिए कहने का क्या मतलब है? वह तो साफ तौर पर मुझसे नाराज है। जुआंग हुआनलिंग आश्वस्त नहीं दिख रही थी। उसने अपने हाथों को कमर पर रखा और गोंग शुआ की ओर देखते हुए कहा, शुआ, मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या आपको लगता है कि मैं जिद्दी हूँ? या यूं कहें, क्या आपको लगता है कि इस बार होंग शिक्सियन से निपटने जाना मेरी गलती थी? ये सुनकर गोंग शुआ कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर उसने गंभीरता से जुआंग हुआनलिंग की ओर देखा। लिंगर, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हें सच बताऊं? बिल्कुल, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने या मुझे धोखा देने की इजाज़त नहीं है, वरना मैं तुम्हें गुदगुदी करते करते मार डालूंगी। जूंग हुआनलिंग ने गुदगुदी करने का इशारा किया, जिससे गोंग शुइयो तुरंत बेकाबू होकर हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। गोंग शुई ने अपनी हंसी दबाई, फिर गंभीरता से कहा, सच कहूँ तो लिंगर, कभी कभी तुम वाकई बहुत जिद्दी और तरकीन हो जाती हो। अगर तुम्हारी प्रतिभा और ताकत न होती तो बहुत पहले ही हर कोई तुमसे नफरत करने लगा होता। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग वहीं अचंभित रह गई। शुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मुझे तो बस सच में लगता है कि यह ठीक नहीं है। गोंग शुआ ने जुआंग हुआनलिंग का हाथ पकड़कर गंभीरता से कहा, हालांकि मैंने पिछली प्रतियोगिता में होंग शिक्सियन को हरा दिया था, लेकिन उसने मुझे वास्तव में चोट नहीं पहुंचाई थी। मैं तो बस अपनी साधना के स्तर में गड़बड़ी के कारण बेहोश हो गई थी। यह एक वैध प्रतियोगिता थी, यहाँ तक कि एल्डरलिन ने भी कुछ नहीं कहा और स्वेच्छा से पैसे दे दिए। आप बेवजह क्यों परेशान हो रहे हैं? और होंग शिक्सियन तो वाकई काफ़ी अच्छे हैं। मेरी समस्या के बारे में जानने के बाद उन्होंने मुझे एक दवा भी भेजी। अगर उनकी दवा न होती तो मैं सचमुच इस तरह अपनी साधना के इस स्तर को पार नहीं कर पाता। इसमें कम से कम 3-4 साल और लग जाते। सच कहूँ तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। गोंग शुआ के बोलते समय वह लगातार जुआंग हुआनलिंग के चेहरे के भावों में हो रहे बदलावों को देखती रही और उसने गौर किया कि लड़की का चेहरा कुछ हद तक भावहीन था। अरे, क्या तुम सुन भी रहे हो? मैं निश्चित रूप से सुन रहा हूँ, लेकिन आपने जो कहा वह वास्तव में सही है। जुआंग हुआनलिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर कहा, लेकिन मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें बस किसी से नफरत है और तुम उससे भिड़ना चाहते हो। तुम्हें अपना ये स्वभाव बदलने की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हारा ताकतवर परिवार न होता तो तुम इस गुस्से के साथ 10,000 बार मर चुके होते। गोंग शुआ ने तिरस्कार भरी नज़र से कहा। ये देखकर कि गोंग शुई थोड़ी नाखुश थी, जूंग हुआनलिंग ने तुरंत कहा, नहीं शुई, गुस्सा मत हो। मैं तो बस कह रही थी। क्या ये तुम्हारी चोट और घबराहट की वजह से नहीं था कि मैंने ऐसा व्यवहार किया? चाहे आप कितने भी चिंतित क्यों न हो, आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। वरना आपके गुस्से को कौन पसंद करेगा? तुम्हें अपना स्वभाव बदलने की बहुत ज़रूरत है। मैं फैसला लूंगा, आज मैं तुम्हें होंग शिक्सियन से माफ़ी मांगने ले जा रहा हूँ। ये शब्द सुनकर जुआंग हुआनलिंग पूरी तरह से अवाक रह गई। अरे नहीं शुआ, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? आपको लापरवाही से काम करने देने के लिए माफ़ी मांगना जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको मुआवजा भी देना होगा। गोंग शुआ ने चिढ़कर कहा, तुम्हें अपना स्वभाव बदलने की बहुत ज़रूरत है, वरना भविष्य में तुम बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दोगे। क्या मैं इसे बाद में नहीं बदल सकता? मैं उस होंग शिक्सियन से माफ़ी नहीं मांग सकता, बिल्कुल असंभव है। अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। इसकी शुरुआत अभी से होती है। अगर तुम जाकर माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूँगा। गोंग शुई ने गुस्से का नाटक किया। अचानक जुआंग हुआनलिंग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए।
वह सचमुच एक ऐसी शख्सियत थी जो दोस्ती को बहुत महत्व देती थी, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि बचपन से ही उनका स्वभाव बेहद जिद्दी था। उसके द्वारा आसपास के सभी पारिवारिक बलों और संप्रदाय के शिष्यों से निपटा जा चुका था और कोई भी उसका मित्र बनने को तैयार नहीं था। और यहाँ आने के बाद अपने बड़ों के अलावा केवल गोंग शुई ही उसे सच्ची दोस्त मानती थी, इसलिए जून हुआनलिंग उसे बहुत महत्व देती थी। गोंग शुई की वजह से ही उसने कई लोगों से बातचीत की थी। खैर, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं। जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सांस ली। उफ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या मुझे सच में माफ़ी मांगनी चाहिए? शाम को वुहाई अकादमी द्वारा तैयार किए गए भोज में जुआंग हुआनलिंग एक छोटे से आंगन के द्वार के सामने अकेली खड़ी थी। चारों ओर लोग मौजूद थे और जुआंग हुआनलिंग को टकटकी लगाकर देख रहे थे। अगर उसने कोई चाल चलने की कोशिश की तो वे तुरंत कम्युनिकेशन टोकन के जरिए जुआंग यूलिंग से संपर्क कर लेंगे। पवित्र कन्या, सचमुच आप इस मामले में पूरी तरह गलत थीं। बिल्कुल सही। हालांकि हॉन्ग शिक्सियन काफ़ी घमंडी है, लेकिन असल में वह एक अच्छा इंसान है। स्वॉर्डसी सेक्ट के होली सन ने भी आज उसकी तारीफ की। पवित्र कन्या, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना होगा। अरे 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 पवित्र कन्या, ये सब पवित्र मातृदेवी के आदेश हैं। हम सब मजबूर हैं, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती, वरना पवित्र मातृदेवी तुमसे निपटेंगी। पवित्र मातृदेवी शब्द सुनकर जुआंग हुआनलिंग गुस्से से दांत पीस बैठी, उसके बाद जैसे दांत कसकर भींच गए। तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं नाराज हूँ। जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सांस ली। वह अपने आसपास के सभी लोगों को तितर बितर करना चाहती थी, लेकिन जेड पीक माउंटेन के शिष्यों में से कोई भी वहां से नहीं गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर वे चले गए तो पवित्र मातृदेवी यह सुनिश्चित कर देंगी कि वे जीवन भर चल न सकें। इस बार मामला सचमुच गंभीर था और किसी की भी इसमें दखल देने की हिम्मत नहीं थी। धमकियों को बेकार समझते हुए जुआंग हुआनलिंग ने केवल एक गहरी आह भरी, मुड़ी और अलग आंगन में चली गई। ये तो बेहद गुस्सा दिलाने वाला है। बाकी सब लोग बाहर शराब पी रहे हैं और मांस खा रहे हैं, जबकि सिर्फ मुझे ही घर में नज़रबंद रखा गया है। क्या वे सच में मुझे तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक मैं माफ़ी नहीं मांग लेता? अगर हॉन्ग शिक्सियन नहीं आई तो क्या होगा? क्या मुझे यहीं मरने तक इंतजार करना पड़ेगा? मुंह फुलाए हुए जुआंग हुआनलिंग एक कुर्सी पर बैठी थी और गुस्से में पेस्ट्री का एक टुकड़ा अपने मुंह में ठूंसकर जोर जोर से चबा रही थी। हालांकि बहुत ही जल्दी उसकी आंखों में एक धूर्तता भरी चमक दिखाई दी। उसने अपनी दिव्य इंद्रियों से अपने आसपास के वातावरण को सूक्ष्मता से महसूस किया, और जब उसे एहसास हुआ कि शिष्य केवल उस क्षेत्र को घेरे हुए हैं, तो उसके होठों के कोने पर एक ठंडी सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। कुछ बेकार लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे सपने देख रहे हैं। जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सांस ली और पलक झपकते ही आंगन से गायब हो गई। अपनी विभाजित आत्मा साधना के बल पर इन लोगों की नज़रों से बच निकलना उसके लिए बेहद आसान था। भाग निकलने के बाद जुआंग हुआनलिंग ने अपने चारों ओर उमड़ती भीड़ को देखा। उसने घूंघट नहीं पहना था, इसके बजाय उसने मार्शल आर्ट की दुनिया में अभी अभी कदम रखने वाली एक भोली भाली लड़की होने का नाटक किया। बाहर निकलना आसान नहीं था, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि आप सबको मुझे ढूंढने दूं। मैं पहले थोड़ा घूमकर सांस ले लूंगा, फिर बाद में वापस आऊंगा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं बस मजे करूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उस हॉन्ग शिक्सियन से माफ़ी मांगूं? सपने देखते रहो, बिल्कुल नहीं, एक खिड़की भी नहीं। ये सोचकर जुआंग हुआनलिंग हिलने लगी। वह जगह लोगों से भरी हुई थी और वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना था। एक पेस्ट्री लेने के बाद जुआंग हुआनलिंग प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी, ये देखने के लिए कि वहाँ कुछ मज़ेदार है या नहीं। तभी सामने से दो लोग उसकी ओर बढ़े। एक व्यक्ति हवा में लहराते हरे वृक्ष की तरह सुंदर था, एक परिष्कृत युवा स्वामी, जबकि दूसरे का शरीर मजबूत और चेहरा ईमानदार था। जुआंग हुआनलिंग चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि ये दोनों वास्तव में सीधे उसकी ओर आ रहे थे। अध्याय 217 झूठा और झूठा झूठा। दो अपरिचित पुरुष उसकी ओर बढ़े और जूंग हुआनलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भौहें चढ़ा लीं। उसे सहज ही बहुत बुरा लगा। वह जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि आगे चल रहा सुंदर पुरुष तेजी से आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक दिया। नमस्कार सीनियर सिस्टर, मैं पूछना चाहती थी, क्या आपको पता है कि स्क्रिप्चर पवेलियन तक कैसे पहुंचा जाए? जियांग शियाओबाई ने जुआंग हुआनलिंग को रोककर मुस्कुराते हुए बहुत ही विनम्रता का परिचय दिया। जुआंग हुआनलिंग हैरान रह गई। उसे सीनियर सिस्टर कहना। तभी उसे एहसास हुआ कि जब वह कैद में थी तो ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जुआंग यूलिंग ने विशेष रूप से वुहाई अकादमी का एक सेट तैयार किया था, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र। और इस समय जियांग शियाओबाई और आनरान को भी नहीं पता था कि उन्हें बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के वस्त्र कहाँ से मिले। तो जुआंग हुआनलिंग को एहसास हुआ कि वे उसे एक साथी शिष्या समझ रहे थे। आप लोगों को यह भी नहीं पता कि धर्मग्रंथ मंडप कहाँ है? जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत हैरानी से कहा। जियांग शियाओबाई को इसकी पहले से ही उम्मीद थी और आने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली थी।
सच कहूं तो सीनियर सिस्टर, हमने अभी कुछ समय पहले ही अकादमी में प्रवेश किया है और एकांतवास में साधना कर रहे हैं। अब हम इस महीने स्क्रिप्चर पवेलियन में मिले अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग ने सिर हिलाया और कहने का नाटक किया, बहुत बढ़िया, आते ही एकांत साधना में लग जाना। तुम साधना के लिए अच्छे पात्र हो, बहुत मेहनती हो, भविष्य में तुम निश्चित रूप से महान उपलब्धि हासिल करोगे। बोलने के बाद जुआंग हुआनलिंग जाना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि जियांग शियाओबाई उसे फिर से रोक देगी। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि धर्मग्रंथ मंडप तक कैसे पहुंचा जाए? जुआंग हुआनलिंग के चेहरे पर थोड़ी सी सख्ती थी। स्क्रिप्चर पवेलियन तक कैसे पहुंचा जाए? आप मुझसे पूछें, मैं भला किससे पूछूं? वह वुहाई अकादमी की असली शिष्या नहीं थी, तो उसे कैसे पता चल सकता था कि धर्मग्रंथ मंडप तक कैसे पहुंचा जाए? इस सीनियर सिस्टर को अभी बहुत जरूरी काम है, मुझे परेशान मत करो, तुम लोग खुद ही पता लगा लो। जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी पैनी नज़र गोंग शुआ पर पड़ी, जो लोगों का नेतृत्व करते हुए भीड़ में कुछ खोज रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी भागने की योजना का खुलासा हो गया है। क्या सब खत्म हो गया? मुझे इतनी जल्दी पहचान मिल गई? नहीं, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी चाची मुझ पर कड़ी नज़र रखेंगी। उस समय बहुत संभावना है कि मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मुझे होंग शिक्सियन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर होंग शिक्सियन नहीं आती है तो भी इस युवती को घसीटकर माफ़ी मांगने के लिए लाया जाएगा। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? इस युवती को अपने पूरे जीवन में इतना अपमानित कब होना पड़ा? नहीं नहीं नहीं। तुरंत ही जुआंग हुआनलिंग तेजी से मुड़ गई। उसका चेहरा कुछ हद तक टालमटोल भरा था। वह जल्दी से वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि जियांग शियाओबाई और दूसरा व्यक्ति अभी भी उसके पीछे थे। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वह जियांग शियाओबाई की बाहों से टकरा गई। क्या तुम मौत की तलाश में हो? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? जुआंग हुआनलिंग ने गुस्से से फटकार लगाए, अपना सिर उठाया, लेकिन वह अचंभित रह गई, क्योंकि जियांग शियाओबाई उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रही थी। किसी कारणवश इस क्षण जुआंग हुआनलिंग कमजोर महसूस कर रही थी। वह सचमुच लापरवाही से काम करना जारी रखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, और उसे इस बात का और भी डर था कि जियांग शियाओबाई को पता चल जाएगा कि वह एक नकली शिष्या है। यहाँ इतने सारे लोग थे, अगर जियांग शियाओबाई चिल्लाती तो निश्चित रूप से सबको चौंका देती। उस समय गोंग शुआ उसे सीधे पकड़ सकती थी। जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत अपने मन की नाराजगी को दबा लिया और जल्दी से भाग निकलने को अपना सबसे अच्छा तरीका समझा। लेकिन किसने सोचा होगा कि जियांग शियाओबाई अचानक जुआंग हुआनलिंग की कलाई पकड़ लेगा। झुरमुट। जुआंग हुआनलिंग को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका शरीर अकड़ गया और उसने अविश्वास से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। बचपन से लेकर वयस्कता तक किसी भी पुरुष ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। वरिष्ठ बहन के हाव भाव देखकर लगता है कि आपको वाकई कोई बहुत जरूरी काम है, जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। जब जुआंग हुआनलिंग, जिसका दिल चिंता से जल रहा था, ने महसूस किया कि गोंग शुईर और उसके पीछे के अन्य लोग पास नहीं आ रहे हैं, तो उसने अपने गुस्से को दबाया और फिर सिर हिलाया। जी हाँ, सीनियर सिस्टर को इस समय वाकई में कुछ बहुत जरूरी काम करना है। अरे क्या बात है, ये तो तुम संभाल नहीं सकती। तुम अभी अभी संप्रदाय में आए हो और अपनी वरिष्ठ बहन को संभालना चाहती हो। जुआंग हुआनलिंग के चेहरे पर खतरनाक भाव उभर आए, लेकिन जियांग शियाओबाई अविचलित रहा। इसके बजाय उसने गोंग शुइय की ओर देखा, जो जुआंग हुआनलिंग के पीछे कुछ खोज रही थी। उसने स्वाभाविक रूप से गोंग शुआ को पहचान लिया। उसे इस हालत में देखकर वह जरूर किसी की तलाश कर रही होगी। और वह किसे ढूंढ रही थी? अपने सामने जुआंग हुआनलिंग को देखते हुए जियांग शियाओबाई मुस्कुराते हुए बोले, वरिष्ठ बहन, क्या आप इस समय अपने पीछे के लोगों से बचने की कोशिश कर रही हैं? आप क्या करना चाहते हैं? जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। वह बहुत गुस्से में थी। क्या ये कुत्ते जैसा आदमी उसे जाने नहीं दे रहा था? सबसे बुरी स्थिति में उसका भेद खुल जाएगा। उस समय वुहाई अकादमी की यह शिष्या निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। उसके पास उसे मारने के 100 तरीके होंगे। तुम वुहाई अकादमी से तो नहीं हो? जियांग शियाओबाई ने अचानक कहा। उसका चेहरा भी ठंडा पड़ गया था। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मेरी शिकायत करना चाहते हो? जुआंग हुआनलिंग ने ताना मारा। वह मन ही मन योजना बना रही थी कि बाद में वुहाई अकादमी के इस शिष्य से कैसे निपटना है। उनकी राय में उस शिष्य ने उन्हें चलता फिरता इनाम समझा होगा। अगर वह किसी घुसपैठिए का पर्दाफाश कर देता है तो वुहाई अकादमी उसे निश्चित रूप से पुरस्कृत करेगी। हाँ, यही बात है। हालांकि जूंग हुआनलिंग से गलती हुई थी। जियांग शियाओबाई, जिसे मानव स्वभाव की बहुत सटीक समझ थी, पहले ही देख चुकी थी कि गोंग शुआ उसे ढूंढ रही थी और यह व्यक्ति निश्चित रूप से वुहाई अकादमी से नहीं था।
अगर उसने सचमुच इसकी रिपोर्ट की तो इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा और शायद इससे उसे कुछ परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि इससे उसकी अपनी पहचान उजागर हो जाएगी। ये सोचते हुए जियांग शियाओबाई ने जुआंग हुआनलिंग की ओर देखा और कहा, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करूँगा। जुआंग हुआनलिंग स्तब्ध रह गई। उसका मतलब क्या था? उसने तुरंत जियांग शियाओबाई को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि यह लड़का भी ठीक नहीं है। लेकिन गोंग शुआ पहले से ही पीछे से आ रही थी। जूंग हुआनलिंग नहीं चाहती थी कि भाग निकलने के बाद उसे पकड़ लिया जाए और वापस घसीट कर ले जाया जाए, इसलिए उसने पहले जियांग शियाओबाई की बात मान ली। तुरंत ही जियांग शियाओबाई ने उसे अपनी ओर खींचा और दूसरी दिशा में चलते हुए तेजी से भीड़ में गायब हो गई। उनके पीछे किसी को ढूंढ रही गोंग शुआ ने माथे पर शिकन डाल रखी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिंगर के स्वभाव के अनुसार इस बार भागने के बाद वह जरूर मुसीबत खड़ी करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस समय वुहाई अकादमी में है ही नहीं, बल्कि भाग गई हो? ये सोचते हुए गोंग शुई जितना अधिक इसके बारे में सोचती गई, उतना ही यह संभव लगने लगा। वह तुरंत मुनी और जूंग ह्यूलिंग को स्थिति की जानकारी देने के लिए चली गई। वुहाई अकादमी बहुत बड़ी थी। हालांकि वर्तमान में वहां मेहमान ठहरे हुए थे और कई भोज आयोजित किए जा रहे थे, फिर भी वहां कुछ बेहद शांत स्थान भी थे। जियांग शियाओबाई और आनरान ने पहले ही इन जगहों की छानबीन कर ली थी और वे जानते थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा, जिससे ये जगहें बेहद शांत और एकांत रहेंगी। एक सुनसान से दिखने वाले आंगन में पहुंचकर जियांग शियाओबाई ने आखिरकार जुआंग हुआनलिंग को छोड़ दिया और फिर उसने देखा कि जुआंग हुआनलिंग अपनी कलाई रगड़ रही थी और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। जुआंग हुआनलिंग ने अपनी कलाई रगड़ी और व्यंग्य से कहा, लड़के, क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है? मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन अब ये दुनिया इस युवती की है। हालांकि जुआंग हुआनलिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियांग शियाओबाई को डर नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, उसे अचानक अपने पेट में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। बहुत गलत। अध्याय 218। इसे समझना आसान नहीं है। क्या आपको अपने पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है? जियांग शियाओबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। जुआंग हुआनलिंग को स्वाभाविक रूप से इसका एहसास हुआ। इस समय वह पहले से ही फटने की कगार पर थी। लेकिन दो पुरुषों के सामने एक महिला क्या कर सकती है? वह केवल सहन कर सकती थी, और जुआंग हुआनलिंग जानती थी कि यह चीज़ आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी हुई है और आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी तेजी से प्रवाहित होगी, इसका प्रभाव उतनी ही तेजी से प्रकट होगा। मेरा अनुमान है कि आप 10 सांसें और ले सकते हैं। जियांग शियाओबाई का चेहरा शांत था। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि आप मेरी बात सुनें और मैं आपको इलाज बता दूंगा। दूसरा भी सरल है, अपने लिए कोई आरामदायक जगह ढूंढ लें। चिंता मत करो, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं झांक कर नहीं देखूंगा। आप जुआंग हुआनलिंग दहाड़ना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि जितना अधिक वह क्रोधित होती थी, उतना ही तीव्र वह भावना उत्पन्न होती थी। एक पल के लिए वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए, बस विकृत चेहरे के साथ खड़ी रही, खुद को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। उसकी शारीरिक मुद्रा पहले ही अजीब होने लगी थी। उसने अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी उसने समझौता नहीं किया। एक लाड़ प्यार से पली युवती का अहंकार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। हालांकि देखते ही देखते उसके चेहरे का भाव विकृत होने से बदलकर रोने की इच्छा में बदल गया। दवा के असर करने में लगने वाले समय को गिनते हुए आपके पास केवल 2 सांसें बची हैं। मैंने आज तक किसी को 10 सांसें रोक पाते नहीं देखा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जियांग शियाओबाई ने बेहद शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसके बगल में आनरान इतनी जोर से हंस रही थी कि उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह जानता था कि जब उसका बॉस दूसरों से व्यवहार करता था तो वह लिंग का कोई लिहाज नहीं करता था। जब तक वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता था, वह सबके साथ समान व्यवहार करता था। सामने खड़ी महिला चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, आनरान ने कसम खाकर कहा कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसी सुंदर महिला नहीं देखी थी, मानो वह स्वर्ग से आई कोई परी हो। हालांकि उस दिव्य प्राणी के चेहरे के भाव अब काफी असाधारण थे, और यही विरोधाभास सबसे बड़ा कारण था कि आनरान अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। एक पल भी बीतने पर भी जुआंग हुआनलिंग ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि वह इसे सहन कर सकती है, लेकिन जल्द ही वह अवाक रह गई। दवा का असर और भी हिंसक होता चला गया, और चाहे उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसका विरोध किया हो, वह इसे रोक नहीं सकी। वह बेहोश होने ही वाली थी। वह जानती थी कि अगर वह खुद को संभाल नहीं पाए तो वह निश्चित रूप से इन दोनों पुरुषों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर देगी, और यह एक बहुत बड़ा घोटाला होगा। इस तरह का अनुभव जो उसे इस जीवन में फिर कभी इंसान बनने की इच्छा ही न होने दे। बार बार विचार करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि गरिमा और अहंकार उसकी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। मैं सहमत हूँ। लगभग अपनी पूरी ताकत लगाकर दांतों के बीच से यह वाक्य निकालते हुए जुआंग हुआनलिंग को जियांग शियाओबाई से इतनी नफरत थी कि उसके दांतों में दर्द होने लगा था।
इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, जियांग शियाओबाई ने अचानक हाथ बढ़ाया और एक गोल गोली जुआंग हुआनलिंग के मुंह में ठूंस दी। जूंग हुआनलिंग स्तब्ध रह गया। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई उसके गंदे हाथों से उसके चेहरे को छूने की। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। दवा का असर खत्म होने के बाद अब वह सिर्फ अपने सामने खड़े इस आदमी को मार डालना चाहती थी। हालांकि जियांग शियाओबाई इस महिला के विचारों को बहुत पहले ही समझ चुकी थी। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। हालांकि यह गोली आपके लक्षणों से राहत दिला सकती है, लेकिन इस गोली में एक दीर्घकालिक जहर भी है और फिलहाल मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। जियांग शियाओबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे जैसा डिवाइडेड सोल का मध्यस्तरीय विशेषज्ञ जब कोई कदम उठाएगा तो हंगामा नहीं मचाएगा? ये वो हाई अकादमी है। उस समय शक्तिशाली विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे और यदि उन्हें पता चल जाए कि आप चुपके से अंदर घुस आए हैं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बेशक आप चाहें तो मुझ पर विश्वास न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत को मार सकता हूं, इसलिए कम से कम पाताल लोक के रास्ते पर मेरा साथ तो रहेगा। जियांग शियाओबाई की बातें सुनकर जुआंग हुआनलिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा था कि वह विषनाशक में जहर मिला दे। इससे वह कितनी मूर्ख दिख रही थी, है ना? क्या यह उसकी अनुभवहीनता थी या फिर उसके सामने खड़ा व्यक्ति बहुत ही कपटी और धूर्त था? जुआंग हुआनलिंग, जिसे हमेशा एक कठपुतली की तरह नचाया जाता था, अब भ्रमित थी। हालांकि दवा का असर वाकई हुआ। उसके पेट में हो रही अजीब सी बेचैनी जल्दी ही गायब हो गई, लेकिन उसके दिल पर उदासी की एक परत छा गई। वह मनोवैज्ञानिक आघात था। उसे पूरा यकीन था कि इस विषनाशक में जहर जरूर मौजूद है। तुम अब तक मिले सबसे कपटी व्यक्ति हो, जुआंग हुआनलिंग ने दांत पीसते हुए ठंडे चेहरे से कहा। जियांग शियाओबाई ने हंसते हुए कहा, यह भावना दोनों तरफ से है। चुपके से अंदर आने के लिए तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। चलो किसी को दोषी न ठहराएं। चुपके से अंदर आने का तुम्हारा मकसद क्या है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जुआंग हुआनलिंग ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाया, अपनी आवाज़ को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली और पूरी कोशिश की कि वह इतनी उग्र न लगे। हे, मैं अभी बताती हूँ, लेकिन तुम्हारा गुस्सा थोड़ा खराब, थोड़ा अनियंत्रित लगता है। अगर किसी लड़की का ऐसा गुस्सा हो तो शायद भविष्य में उसकी शादी ना हो पाए। जुआंग हुआनलिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा कैसे निकल पाते हो। आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जियांग शियाओबाई ने कहा और फिर जुआंग हुआनलिंग को वहीं रुकने को कहा। अगर उसने भागने की हिम्मत की तो जियांग शियाओबाई उसे विषनाशक नहीं देगा और वह खुद ही फटकर मर जाएगी। कुछ ही देर में जियांग शियाओबाई और आनरान लौट आए। उन्हें पहले से ही धर्मग्रंथ मंडप का स्थान पता था और उन्होंने उस शिष्य से एक अतिरिक्त प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त कर लिया था। जियांग शियाओबाई और आनरान के पास पहले से ही 2 टोकन थे और अब एक अतिरिक्त टोकन मिलने से जुआंग हुआनलिंग भी प्रवेश कर सकती थी। खैर, चूंकि हम मार्शल आर्ट की दुनिया में मिल रहे हैं, इसलिए सभी को नियमों का पालन करना होगा। मैं आपके मामलों में दखल नहीं दूंगा और आपको मेरे बारे में कुछ भी बताने की अनुमति नहीं है। जियांग शियाओबाई ने शांत भाव से कहा, जब हम बाद में धर्मग्रंथ मंडप में प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बस नज़र रखने में मदद करनी होगी। तुम दोनों का क्या इरादा है? जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी झुंझलाहट के साथ कहा, तुम क्या करना चाहते हो? कहीं तुम वो हाई अकादमी के शास्त्र मंडप से साधना तकनीकें चुराने तो नहीं जा रहे हो? सपने मत देखो। भले ही मैं वो हाई अकादमी का शिष्य न हूं, लेकिन मुझे पता है कि शास्त्र मंडप जैसी जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। हर साधना तकनीक में कई प्रतिबंध होते हैं। अगर तुम इसे बाहर ले जाना चाहोगे तो अंदर मौजूद किसी वरिष्ठ की मदद के बिना तुम निश्चित रूप से पकड़े जाओगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंदर जाने के बाद जो चाहें करें, बस मुझे परेशान मत करना। जियांग शियाओबाई को ये साथी मार्शल आर्टिस्ट काफ़ी मनोरंजक लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि इस महिला को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था इस महिला को बाद में उसके खिलाफ जाने से रोकने के लिए। जियांग शियाओबाई उसे केवल अस्थायी रूप से अपने पास रख सकता था। इसके बाद जुआंग हुआनलिंग ने जियांग शियाओबाई को ठंडी निगाहों से देखा और कुछ नहीं कहा। अब वह जियांग शियाओबाई से बहुत नाराज थी और पहले से ही सोच रही थी कि उससे कैसे निपटा जाए। जल्द ही तीनों स्क्रिप्चर पवेलियन पहुंच गए। हालांकि इसे स्क्रिप्चर पवेलियन कहा जाता था, वास्तव में ये स्थान एक खजाना भी था, अन्यथा जियांग शियाओबाई यहाँ नहीं आती। अध्याय 219 पूरी तरह से स्तब्ध। आखिरकार जब उसके पास यह व्यवस्था थी तो जियांग शियाओबाई को इन तथाकथित उच्च स्तरीय साधना तकनीकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपकी साधना तकनीक और युद्ध कौशल कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो,
क्या वे उसकी 9 स्वर्गों की तारामयी तलवारबाजी का मुकाबला कर सकते हैं? बेशक वे ऐसा नहीं कर सकते थे। धर्मग्रंथ मंडप के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए उन्होंने वहां एक विशाल आकृति देखी और प्रवेश द्वार पर एक कुर्सी पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ पाया। बूढ़े आदमी की आंखें कसकर बंद थीं। अगर उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे न हो रही होती तो अनजान लोग उसे मरा हुआ समझ लेते। ये वही व्यक्ति होना चाहिए जो धर्मग्रंथ मंडप की रखवाली कर रहा है। जियांग शियाओबाई ने वुहाई अकादमी के शिष्य होने का नाटक किया, पहले उस बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया, फिर सीधे अपना टोकन निकाल लिया। जब उसने पहले वुहाई अकादमी के 2 शिष्यों का अपहरण किया था तब जियांग शियाओबाई ने उनसे पहले ही सभी उपयोगी जानकारी निकाल ली थी। उसे पता था कि टोकन के बिना वह अंदर नहीं जा सकता। जैसे ही टोकन दिखाया गया, संरचना ने स्वतः ही एक मार्ग खोल दिया। तीनों के अंदर जाने के बाद मार्ग तुरंत बंद हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। बॉस, हम सफल हो गए। एनरान थोड़ा उत्साहित था। उसे लगा कि जियांग शियाओबाई के साथ उसने अब तक का शायद सबसे रोमांचक काम यही किया था। क्या वे दोनों सचमुच इस धर्मग्रंथ मंडप में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे? ये क्या है? मैं अभी तुम्हें तुम्हारे बॉस की असली काबिलियत दिखाऊंगा, जियांग शियाओबाई ने हंसते हुए कहा। उसके बगल में खड़े जुआंग हुआनलिंग ने चिढ़कर कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में क्या क्षमता है। मैंने यहाँ की संरचना को एक नज़र में पहचान लिया, तुम्हारे लिए इसमें से कुछ भी निकालना असंभव है। क्या मैंने कभी कहा था कि मैं कुछ निकालने वाला हूँ? जियांग शियाओबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब जो चाहो करो, लेकिन बाहर मत जाओ, वरना तुम बस फटकर मरने का इंतजार करते रहोगे। मुझे धमकाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? जुआंग हुआनलिंग ने ताना मारा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह देखेगी कि जियांग शियाओबाई क्या करने वाला है और फिर बाहर निकलने के बाद उसे बेनकाब करने का मौका ढूंढेगी। असली मज़ा तो उसी में आएगा। हालांकि जुआंग हुआनलिंग को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह विचार 5 मिनट बाद पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये देखकर कि वह महिला जाने को तैयार नहीं थी और उसके पीछे आना चाहती थी, जियांग शियाओबाई को कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक वह कुछ नहीं बोलेगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि वह क्या कर रहा है। इसके तुरंत बाद जियांग शियाओबाई और आनरान ने धर्मग्रंथ मंडप के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। संपूर्ण धर्मग्रंथ मंडप एक विशाल 3 मंजिला इमारत थी जो एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। पहली मंजिल पर करीने से व्यवस्थित जैड की पट्टियां रखी हुई थीं, जिनमें सभी में उच्च स्तरीय साधना तकनीकें समाहित थीं। हालांकि जियांग शियाओबाई और अन्य लोगों ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे दूसरी मंजिल की ओर चल दिए। दूसरी मंजिल अलग थी। उस क्षेत्र के केवल आधे हिस्से में ही खेती की तकनीकें मौजूद थीं, जबकि दूसरे आधे हिस्से में अच्छी गुणवत्ता के कुछ खजाने रखे हुए थे। इससे भी ऊपर जाने पर और भी उच्च श्रेणी के खजाने मिलते थे, हालांकि उनमें से अधिकांश मध्यम श्रेणी के थे और अधिक से अधिक वे मुश्किल से ही उच्च श्रेणी के खजानों की श्रेणी में आते थे। उच्च श्रेणी के खजाने एक अलग स्थान पर रखे गए थे, एक ऐसी जगह जिसके बारे में जियांग शियाओबाई को पता चला था, जहां हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। कम से कम बाहरी प्रांगण के शिष्य तो ऐसा नहीं कर सके। लेकिन इतना ही काफी था। खजानों के घने भंडार को देखकर जियांग शियाओबाई खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाए। यहाँ आने का उनका उद्देश्य बिल्कुल सरल था, इन खजानों से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करना। उनके दोनों महान पिता लंबे समय से इसके लिए अधीर थे। तुरंत ही जियांग शियाओबाई ने युवानहोंग और 7 रत्नों से सजे उत्कृष्ट पैगोडा को बाहर निकाला और उन्हें बिना हिलाए दूसरी मंजिल के केंद्र में रख दिया। लेकिन जैसे ही इन 2 अर्जित आध्यात्मिक खजानों को बाहर लाया गया, जुआंग हुआनलिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये किस श्रेणी का खजाना है? जुआंग हुआनलिंग बेहद हैरान थी। उसने कभी इस स्तर के खजाने नहीं देखे थे। उनसे निकलने वाली आभा मात्र से ही उसे भय का अनुभव हुआ। वह आभा निश्चित रूप से दिव्य स्तर से कहीं अधिक थी। उसने बेशक दिव्य श्रेणी के खजाने देखे थे, लेकिन 100 दिव्य श्रेणी के खजानों की संयुक्त आभा भी उसके सामने मौजूद लंबी तलवार की भयावह आभा के सामने कुछ भी नहीं थी। इतना ही नहीं, इसके बगल में एक और भी ज्यादा डरावना छोटा सा पैगोडा भी था। दोनों प्राप्त आध्यात्मिक खजाने देखकर जुआंग हुआनलिंग तुरंत दंग रह गई। उसने खजाने को देखा, फिर जियांग शियाओबाई को देखा, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। आप कौन हैं? इस दुनिया में इतनी भयानक आभा वाले खजाने कैसे हो सकते हैं? जुआंग हुआनलिंग ने स्तब्ध होकर पूछा। जियांग शियाओबाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय उनके पास इस महिला के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं था। उनके सारे विचार अपने 2 महान पिताओं पर केंद्रित थे। इतने सारे खजाने होने के कारण आप दोनों को मेहनत करनी होगी। जितना हो सके सुधार करो। हमने पहले ही बराबर बंटवारे पर सहमति जताई थी, इस पर कोई झगड़ा नहीं। जियांग शियाओबाई लगातार मन ही मन बड़बड़ा रहा था। उसे डर था कि ये दोनों महान पिता अत्यधिक लालची होने के कारण लूट के माल को लेकर आपस में लड़ने लगेंगे। युवानहोंग निश्चित रूप से 7 ट्रेजर्स एक सिक्विजिट पैगोडा के खिलाफ जीत नहीं सकता था।
मैं मजाक कर रहा था। फिलहाल युवानहोंग भी जियांग शियाओबाई के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो रहा था। हालांकि एक बार जब वह शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में प्रवेश कर जाएगा तो 7 रत्नों वाला उत्कृष्ट पैगोडा वास्तव में महान पिता बन जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि एक बार जब इस महान पिता की बहुत सारी दिव्य मुहरें खुल जाती थीं तो 7 रत्नों वाले उत्कृष्ट पैगोडा की मदद से भी इसे सक्रिय करने के लिए अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत होती थी। उस समय इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी 7 ट्रेजर्स एक्सिक्विजिट पैगोडा को सक्रिय नहीं कर पाएगा। सौभाग्यवश बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए भी दोनों महान पिता काफी संयमित रहे। उन्होंने आपस में कोई विवाद नहीं किया, बल्कि धर्मग्रंथ मंडप में मौजूद खजानों से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को समान रूप से वितरित किया। जियांग शियाओबाई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दोनों आध्यात्मिक रत्न लगातार अपनी आभा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें रक्त की एक बूंद के माध्यम से पहचाना था, जिससे एक निश्चित मानसिक संबंध स्थापित हो गया था। लेकिन बाहरी लोग इसे समझ नहीं पाए। आन रान और जुआंग हुआनलिंग को समझ नहीं आया कि जियांग शियाओबाई अब क्या कर रहा है। उसने ये दोनों खजाने निकाले और बस इतना ही। तुम क्या कर रहे हो? जुआंग हुआनलिंग अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और उसने पूछा। मैंने पहले भी कहा था, अब और कोई सवाल नहीं। जियांग शियाओबाई अपने सामने बैठे अपने दोनों पिताओं पर ध्यान केंद्रित किए हुए था। उसके बगल में बैठी जुआंग हुआनलिंग ने मुंह बनाकर कहा, इतना घमंड करने की क्या बात है? हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी चमकती आंखों ने सबको बता दिया कि वह इन खजानों से बहुत आकर्षित थी। ये कहना झूठ होगा कि उसे प्रलोभन नहीं हुआ, भला ऐसा प्रलोभन कौन ठुकराएगा? दुर्भाग्यवश वह अब उन्हें जबरदस्ती नहीं ले जा सकती थी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बिगड़ी हुई युवती पहले से ही गुप्त रूप से योजना बना रही थी। शुरू में तो उसका इरादा बाहर निकलने के बाद जियांग शियाओबाई को बेनकाब करने का था, लेकिन 2 अर्जित आत्मा खजानों के प्रकट होने के कारण जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। एक पूरी अगरबत्ती जलाने के बाद जियांग शियाओबाई ने दोनों कीमती वस्तुओं को छुपा दिया। बस इतना ही? एनरान ने हैरानी से पूछा। जियांग शियाओबाई ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बस यही है, चलो चलते हैं, इस बार की फसल काफी अच्छी है। एनरान अवाक रह गया। नहीं बॉस, हमने क्या काटा? तुम नहीं समझोगे और कुछ मत कहो, चलो जल्दी से चलते हैं, जियांग शियाओबाई ने कहा और धर्मग्रंथ मंडप के बाहर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़े। बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं हुआ। जियांग शियाओबाई ने एक बार फिर आदरपूर्वक उस बुजुर्ग को प्रणाम किया और कहा कि उसने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वह कौन सी साधना तकनीक सीखना चाहता है और अगली बार वापस आने की योजना बना रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से कोई हरकत नहीं की। इसके बाद जियांग शियाओबाई जल्दी से मुड़ा और ज्यादा देर रुके बिना चला गया। अध्याय 220 राजकुमारी रोने ही वाली है। शास्त्र मंडप से निकलने के बाद जियांग शियाओबाई और वे दोनों पहले वाले आंगन में लौट आए और तभी जियांग शियाओबाई के चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। लगभग सफल हो ही गए थे। अभी अभी दोनों बिग डैडी ने स्क्रिप्चर पवेलियन में मौजूद खजानों से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से निकाल ली, लेकिन सतह पर कोई समस्या नहीं थी। जब आप उन्हें अपने हाथ से छुएंगे तभी आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वे खजाने वास्तव में राख में बदल गए हैं। और दोनों बिग डैडीज के साथ संवाद के माध्यम से यह पता चला कि युवानहोंग एक परत को पूरी तरह से खोलने के करीब था, लेकिन इस बार बहुत अधिक अवशोषित होने के कारण उसे कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ा। और 7 ट्रेजर्स एक्सिक्विजिट पैगोडा भी आधे से अधिक तैयार था। इसकी आभा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। अफसोस की बात यह थी कि जियांग शियाओबाई इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। अन्यथा जैसे ही 7 रत्नों वाला उत्कृष्ट पैगोडा प्रकट होगा, यहाँ तक कि विचलित क्षेत्र में रहने वालों को भी भागना पड़ेगा। बॉस, इस बार हमारे साथ अन्याय हुआ, क्या ये सब व्यर्थ नहीं गया? आपको कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए था, है ना? आन रान को थोड़ा अफसोस हुआ। ये पहली बार था जब वह किसी अन्य शक्ति के धर्मग्रंथ मंडप के खजाने में दाखिल हुआ था और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्या यह अफसोस की बात नहीं थी? ये सरासर व्यर्थ का प्रयास था। लेकिन जियांग शियाओबाई ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। आन रान को इस स्थिति के बारे में पता न चले, यही बेहतर था। दूसरी ओर जुआंग हुआनलिंग पहले से ही मुस्कुराते हुए जियांग शियाओबाई को देख रही थी। अरे, क्या तुम वो दोनों अनमोल चीजें मुझे बेच दोगे? मैं तुम्हें बहुत सारे फायदे दूंगा, कैसा रहेगा? जुआंग हुआनलिंग ने मुंह बनाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें मुझे पाने का मौका भी दे सकती हूँ। जियांग शियाओबाई स्तब्ध रह गई। उसने ध्यान से जुआंग हुआनलिंग को देखा, फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे उसके माथे पर रख दिया। इस तरह की हरकत से जुआंग हुआनलिंग का दिल भयंकर क्रोध से भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। खजाने की खातिर उसे केवल सहन करना पड़ा। हालांकि जियांग शियाओबाई के अगले वाक्य ने सीधे तौर पर जुआंग हुआनलिंग की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया। अरे, अजीब बात है, तुम्हें बुखार नहीं है तो तुम बकवास क्यों कर रहे हो?
जुआंग हुआनलिंग को महसूस हुआ कि उसका मुंह लगातार फड़क रहा है, उसका शरीर कांप रहा है और उसके दिल में रक्त का प्रवाह तेज हो गया है, जो सीधे उसके मस्तिष्क की ओर दौड़ रहा है। ये शब्द कुछ ज्यादा ही थे, शायद थोड़ा उत्तेजक हो। तुम इसे दोबारा कहोगे? जियांग शियाओबाई ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। 100 बार कह लो, कोई फायदा नहीं। अब भी तुम्हें मेरे खजाने चाहिए। सपने देखते रहो और आप मुझे अपना पीछा करने का मौका देने की बात कर रहे हैं। हे भगवान, मेरे सातवें परदादा के दूसरे चाचा के घर के सामने वाले दरवाजे का लोहे का ताला भी इतना जंग लगा हुआ नहीं है। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे दिखते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं? मुझे पहले लगा था कि मेरा भाई दुनिया के उन गिने चुने बेशर्म लोगों में से एक है, लेकिन अब मुझे पता चला कि उससे भी ज़्यादा बेशर्म कोई है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? इन शब्दों से जुआंग हुआनलिंग का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि उसके पास इस कमीने को दंडित करने का कोई तरीका नहीं है। उसके शरीर पर पहले से ही जहर लगा हुआ था और अगर वह जियांग शियाओबाई को मार भी देती तो उसके पास जहर का एंटीडोट नहीं था। लेकिन अगर उसने इस व्यक्ति की शिकायत कर दी तो खजाने का क्या होगा? उस समय वह अकेली नहीं होगी जिसे उन खजानों के बारे में पता होगा। सभी शक्तिशाली साधक उन्हें हथियाने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक पल के लिए जुआंग हुआनलिंग को अपने जीवन में पहली बार निराशा का अनुभव हुआ। ये निराशा एक बदमाश की वजह से उत्पन्न हुई। तो मुझे बताओ, मैं खजाने कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? जुआंग हुआनलिंग ने धीरे से पूछा। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो मैं चाहूँ तो तुम्हें दे दूँ। इसके बारे में सपने मत देखो। इसके बाद तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। नहीं, मुझे खजाने चाहिए। जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत घोषणा की। जैसे ही उसने ये कहा, जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम सचमुच अपनी किस्मत आजमा रही हो? अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि घोड़े के चेहरे वाले ततैया की कितनी आंखें होती हैं। गलत मत समझना, तुम खूबसूरत दिखती हो, लेकिन छी छी छी, तुम्हारा गुस्सा बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम राजकुमारी जैसी जिंदगी तो नहीं जी रही हो, लेकिन तुम्हें राजकुमारी वाली बीमारी जरूर है। अगर तुम्हें ऐसा कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो मैं सिर के बल खड़े होकर गोबर खा लूंगी। ये शब्द बोलते ही अनरान हंस पड़ी। बॉस, बकवास मत करो। क्या पता सच में उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। वो ऐसी दिखती है कि भले ही उसका मिजाज खराब हो, फिर भी कोई ना कोई उसे पसंद करेगा। बिल्कुल, इस लड़की के पास दूल्हों की कमी नहीं है। जुआंग हुआनलिंग ने भी दांत पीसते हुए कहा। क्या उसे इस जीवन में अचानक यह एहसास हुआ कि वह एक व्यक्ति के मामले में पूरी तरह से असहाय है, उसके लिए कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ है? ये कैसी स्थिति थी? ये कैसे हो सकता था? लेकिन सच्चाई यही थी। जुआंग हुआनलिंग ने जियांग शियाओबाई को जान से मारने की इच्छा को कई बार रोका था और वह केवल अंतहीन आक्रोश के साथ उसे देखती रही। क्या देख रहे हो? चाहे कितना भी देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। उन खजानों को भूल जाओ। जियांग शियाओबाई ने ठंडी सांस ली। वैसे भी कई लोग जानते थे कि उसके पास शक्तिशाली खजाने हैं और उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि दूसरों को पता चल जाए कि उसके पास शक्तिशाली वस्तुएं हैं। आखिरकार अच्छी चीजें इस्तेमाल करने के लिए ही बनी होती हैं। उन्हें छिपाने का क्या फ़ायदा? इनका छुपकर इस्तेमाल करना इनका बिल्कुल न होने से भी बदतर है। लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही दिखावटी लग रही हो, तुम्हें खुद में काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। जियांग शियाओबाई ने अचानक जूंग हुआनलिंग की ओर देखते हुए कहा। आप क्या करना चाहते हैं? बेशक, ये तुम्हारा मेकअप करने और तुम्हें भेस बदलने के लिए है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर बाद में तुम खाना खाने बाहर जाओ और कोई तुम्हें पसंद कर ले और कोई बवाल खड़ा कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे बवाल पसंद नहीं है। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हमेशा होते हैं जो किसी खूबसूरत महिला से अपनी निगाहें नहीं हटा पाते, मानो उन्होंने 8 जन्मों में कभी कोई महिला देखी ही न हो। जियांग शियाओबाई ने ठंडी सी आवाज़ निकाली और फिर सीधे मेकअप करने के लिए आगे बढ़ी। जुआंग हुआनलिंग ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया, लेकिन जल्द ही उसे पेट में बेचैनी महसूस होने लगी। वह ताजगी भरा लेकिन पीड़ादायक एहसास फिर से हावी हो गया। अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जहर का असर खत्म करने वाली दवा नहीं दूंगा। जियांग शियाओबाई ने खुद जहर का असर खत्म करने वाली दवा खाते हुए जुआंग हुआनलिंग की ओर देखते हुए कहा। जुआंग हुआनलिंग ने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसे एहसास हुआ कि वह जियांग शियाओबाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह आदमी हमेशा उसे पूरी तरह से अपने वश में रखता था। उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जुआंग हुआनलिंग अपनी छोटी सी नोटबुक में इस बात को ध्यान में रख रही थी। एक बार जब इस युवती को विषनाशक मिल जाएगा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। उस समय ये युवती तुम्हें 100 वर्षों तक सताएगी। उसने मन ही मन ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। फिर जुआंग हुआनलिंग ने जियांग शियाओबाई को अपने चेहरे पर कुछ लगाने की अनुमति दी।
जल्द ही जियांग शियाओबाई द्वारा समाप्त की घोषणा के साथ ही जुआंग हुआनलिंग के सामने एक कांस्य दर्पण प्रकट हो गया। जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह पूरी तरह से अवाक रह गई। कमीने, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? जूंग हुआनलिंग अंततः खुद को रोक नहीं पाए। इस क्षण दर्पण में दिख रही वह शख्सियत अब स्वर्ग से अवतरित किसी अमर प्राणी जैसी सुंदर नहीं रही। उसका चेहरा बेहद काला था और इतना ही नहीं, उसके मुंह के कोने पर एक काला तिल था जिस पर 2 बाल थे और उसका चेहरा चेचक के निशानों से ढका हुआ था। ऐसा दृश्य देखकर उल्टी आने का मन करता है। सौंदर्य प्रेमी जुआंग हुआनलिंग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह सचमुच बेहद डिस्गस्टेड थी, लेकिन जियांग शियाओबाई के चेहरे पर मुस्कान थी। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की महिला से निपटने के लिए ठीक इसके विपरीत करना होगा। क्या आपको नहीं लगता कि आप खूबसूरत होने के कारण जो चाहे कर सकती हैं? क्या आपको अपनी दिखावट की ज़्यादा चिंता नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें एक बदसूरत राक्षस बना दूंगा, देखते हैं कि तुम्हें घिन आती है या नहीं। स्पष्टतः जियांग शियाओबाई की विधि कारगर साबित हुई। इस समय जुआंग हुआनलिंग को बेहद अन्याय का एहसास हुआ। उसे सच में रोने का मन कर रहा था। अध्याय 221 बदसूरत होना आपकी गलती नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जुआंग हुआनलिंग ने कसम खाकर कहा कि यह उसके जीवन में पहली बार था जब वह रोना चाहती थी। उसे बेहद अन्याय का एहसास हुआ। कभी दबदबा कायम करने वाली जुआंग हुआनलिंग अब पाले से झुलसे बैंगन की तरह पूरी तरह मुरझाई हुई लग रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। उसे इस हालत में देखकर आन रान ने जियांग शियाओबाई की आस्तीन खींच ली। बॉस, क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? आपने उसे इतना बदसूरत बना दिया है, क्या वो पागल हो जाएगी? अगर वह पागल हो जाती है और हमारे साथ मछली मर जाती है, जाल टूट जाता है जैसी स्थिति पैदा करने का फैसला करती है, तो क्या ये नुकसान नहीं होगा? इसके अलावा ये वाकई अच्छा नहीं है। आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि वह रोने वाली है। जियांग शियाओबाई को भी थोड़ी सी दया आ गई, लेकिन निश्चित रूप से ये दया केवल थोड़ी सी ही थी। उस तरह का बादल जो हल्की हवा के साथ ही गायब हो जाता है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या जियांग शियाओबाई वाकई नर्म दिल इंसान है? लोगों से व्यवहार करने के मामले में जियांग शियाओबाई हमेशा निर्णायक रहे हैं और एक ही सिद्धांत का पालन करते हैं। या तो उनसे कोई वास्ता न रखें या फिर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें दर्द का एहसास हो। जुआंग हुआनलिंग स्पष्ट रूप से अब उसी स्थिति में थी। वह बहुत आहत हुई थी। उसके दिल में भरा सारा गुस्सा अब गायब हो चुका था, केवल एक शिकायत का भाव ही बचा था। उसकी वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह चलती फिरती लाश हो। जब उसने अपनी बदसूरती देखी तो उसके लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता था। ठीक है, इतना टालमटोल करना बंद करो, ये सिर्फ मेकअप है, बाद में धोकर हटा सकते हो। जियांग शियाओबाई ने अधीरता से कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करते रहे तो बाद में तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करने के लिए मुझे दोष मत देना। तब आपको यह अनुभव हो सकेगा कि हजारों लोगों द्वारा आपको घूरते हुए देखना कितना मजेदार होता है। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग का शरीर बुरी तरह कांप उठा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि जियांग शियाओबाई किस तरीके की बात कर रहा था। उसे 10 लगवाना और फिर सबके सामने शौच करवा देना, ये तरीका उसके लिए बेहद डरावना था। इस तरह का अपमान उसे मरने पर मजबूर कर देगा। उसका सिर काट दिया जाए, उसका खून बह जाए, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं किया जा सकता। जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत अपना सिर उठाया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ जियांग शियाओबाई को घूर कर देखा। जियांग शियाओबाई स्तब्ध रह गया, फिर उसे उल्टी आने ही वाली थी। सच कहूं तो उनकी कलाकारी काफी अच्छी थी, अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी। जुआंग हुआनलिंग का इतना बदसूरत दिखना और फिर गुस्से वाला भाव बनाना सचमुच घिनौना था। जुआंग हुआनलिंग जियांग शियाओबाई का मतलब समझ गई और उसका गुस्सा भड़क उठा। लेकिन ये गुस्सा अंततः शिकायत में बदल गया। वह तो बस एक बच्ची थी। धिक्कार है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? जुआंग हुआनलिंग के मन में बहुत आक्रोश था, लेकिन वह किसी भी तरह से जियांग शियाओबाई का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे पूरी तरह से अपने वश में कर चुका था। ठीक है, जब तक तुम अच्छा व्यवहार करोगे मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं अब भी बहुत दयालु हूँ। जियांग शियाओबाई ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह जुआंग हुआनलिंग का वर्तमान रूप नहीं देखना चाहता था। उसे अभी भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? दूसरे व्यक्ति को यातना देते हुए खुद को यातना क्यों देनी चाहिए? भूल जाओ, भूल जाओ। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चून की स्थिति पहले से ही ऐसी है तो बस इसी से काम चला लो। और जुआंग हुआनलिंग बहुत आज्ञाकारी थी, एक भी आवाज नहीं कर रही थी। सिर झुकाए जियांग शियाओबाई के पीछे पीछे भोज कक्ष में वापस चली गई। यहाँ अब काफी चहल पहल थी। जो भी आ सकता था वह आ चुका था। वुहाई अकादमी में विभिन्न प्रमुख संप्रदायों की ताकतें बहुत मांग में थीं और उन संप्रदायों के पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्रियां लोगों से घिरी हुई थीं।
उनमें से प्रत्येक चंद्रमा से घिरे तारे की तरह था, जिसे बेहतरीन व्यवहार मिल रहा था, और उनके चेहरों पर अहंकार और गर्व के भाव भी दिखाई दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर जियांग शियाओबाई ने आह भरे बिना नहीं रह सकी। वंश आज भी महत्वपूर्ण है, आह। उन लोगों को देखो, उनकी ताकत भले ही ज्यादा न हो, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि इसकी भरपाई कर देती है। उनमें से प्रत्येक को मशहूर हस्तियों की तरह बहुत ही करीबी लोगों से घेरा जाता है। एनरान ने भी बगल से लगातार सिर हिलाया, फिर जुआंग हुआनलिंग की ओर देखा और लगभग बेहोश हो गई। बॉस, क्या आप वाकई इससे सहमत हैं? एनरान ने सावधानी से कहा, सच कहूं तो मैं देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं उस लड़की को कोई मानसिक आघात न लग जाए। किसे परवाह है? क्या तुम्हें लगता है कि हम उससे कभी दोबारा मिलेंगे? जियांग शियाओबाई ने लापरवाही से कहा। जरूरी नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि यह महिला इसे यूं ही जाने नहीं देगी। इस तरह से प्रताड़ित होने के बाद वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएगी। जैसे ही आनरान बोल रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने हैरानी से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। बॉस, क्या आपके सभी दुश्मन वे लोग हैं जिन्हें आपने इसी तरह के तरीकों से नाराज किया है? भाड़ में जाओ, जियांग शियाओबाई ने अधीरता से कहा। तुम्हें अभी भी अपने बॉस का स्वभाव नहीं पता। मैं जानबूझकर कभी परेशानी खड़ी नहीं करता। हमेशा वही लोग होते हैं जो तुम्हारे बॉस के आकर्षक रूप और अद्वितीय प्रतिभा से जलते हैं। बाकी सब बातों को एक तरफ रखते हुए मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके बॉस का असली रूप आकर्षक है या नहीं? एनरान ने जल्दी से सिर हिलाया। बहुत सुंदर। मैंने सचमुच कभी आपके जैसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। सच कहूं तो अगर मैं एक महिला होती तो शायद मैं आप पर टूट पड़ती। यहाँ से चले जाओ, मुझ पर झपट्टा मारा। जियांग शियाओबाई तुरंत भयभीत हो गया। तुम्हारे शरीर को देखते हुए अगर तुम मुझ पर झपट पड़े तो क्या मैं कुचलकर मर नहीं जाऊंगा? उस बकवास को छोड़ो, जल्दी करो और बैठने और खाने के लिए जगह ढूंढो। मैं इस सारी मेहनत से भूखा मर रहा हूं। एनरान ने इस बात से पूरी तरह सहमति जताई और फिर वे दोनों ज़ोंबी जैसी दिखने वाली जूंग हुआनलिंग के साथ बैठ गए। असल में इस मेज पर वो हाई अकादमी के काफ़ी शिष्य मौजूद थे और उनका इरादा जियांग शियाओबाई और अन्य दो लोगों के आने पर उनका अभिवादन करने का था। लेकिन जब उन्होंने जुआंग हुआनलिंग का चेहरा देखा तो वे पहले तो जम गए और फिर उनमें से किसी ने तुरंत वहीं उल्टी कर दी। एक व्यक्ति के नेतृत्व में बाकी लोग खुद को रोक नहीं पाए और एक के बाद एक भाग गए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस जैसी महिला के साथ बैठे रहने पर क्या उन्हें खाने की भूख भी रहेगी? और ये दृश्य एक संगीन की तरह था जो जूंग हुआनलिंग के दिल में बार बार वार कर रहा था, जिसके कारण उसका दिल पहले से ही छेदों से छलनी हो चुका था। आखिरकार आंसुओं को रोकना अब संभव नहीं था। उसका दिमाग अब पूरी तरह से उसकी वर्तमान छवि से भरा हुआ था। उसने कसम खाई कि वह मरने तक इस छवि को कभी नहीं भूलेगी। अहम, उसका दिल बार बार मत तोड़ो। जिंदगी कड़वी हो सकती है, लेकिन हमें फिर भी जीना तो है ना? जल्दी खा लो, अगर अभी नहीं खाओगे तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने पर इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगेगा। जियांग शियाओबाई ने अपना सिर नीचे झुका लिया और साथ ही खाते बोलते रहे। साथ ही उसने उस छवि को याद न करने की पूरी कोशिश की, अन्यथा उसे सचमुच खाने की भूख नहीं लगती। लेकिन दुनिया का यही हाल है, जिस बात से आप डरते हैं वही सच हो जाती है। जियांग शियाओबाई द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किए जाने के कारण जुआंग हुआनलिंग भी काफी नाराज थी। जियांग शियाओबाई को खाते देख उसने सीधे उसके कपड़े पकड़कर ऊपर खींच दिए। फिर जियांग शियाओबाई ने वह भयावह दृश्य देखा। छी! उसके मुंह में मौजूद खाना सीधे बाहर निकलकर जुआंग हुआनलिंग के पूरे चेहरे पर फैल गया। इस बिंदु पर जुआंग हुआनलिंग अब और संयम नहीं रख सकी। वह तुरंत वाह की आवाज के साथ फूट फूट कर रोने लगी। ये बेहद दुखद था, मानो उसे किसी भारी पीड़ा का सामना करना पड़ा हो। जब सभी ने इतनी कोमल और दयनीय चीख सुनी तो सभी को बहुत दुख हुआ और वे उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास आना चाहते थे। और तब छी! खाना थूकने की आवाज लगातार आ रही थी। ये क्या बकवास है? ये तो बिल्कुल भूतिया है। किसका कुत्ता डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया? क्या वे इसे नियंत्रित नहीं करेंगे? धिक्कार है, मुझे इस समय बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग और भी जोर से रोने लगी। जियांग शियाओबाई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह केवल मतली की भावना को सहन कर सका, अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर उसके कंधे पर थपथपाया। अफसोस, बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन इस तरह लोगों को डराना, यही तुम्हारी गलती है। अध्याय 222। इस तरह लोगों को धमकाना मत। ये किसी प्रकार की सांत्वना जैसा लग रहा था, लेकिन जुआंग हुआनलिंग के कानों में ये बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था। एक गड़गड़ाहट के साथ यह उसके दिल में विस्फोट हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, एक बेहद खूबसूरत लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बेशक यह उसकी अपनी दिखावट और दूसरों द्वारा उसे देखने का तरीका है, और बहुत से लोग अपनी सुंदरता के कारण अलग तरह से व्यवहार किए जाने की भावना का आनंद लेते हैं।
पर अब जुआंग हुआनलिंग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार तो हुआ, लेकिन यह अनुभव काफी अप्रिय था। इतना ही नहीं, इस कमीने जियांग शियाओबाई ने तो उसका मजाक उड़ाने की भी हिम्मत की। अगर जियांग शियाओबाई ने उसे मजबूर न किया होता तो क्या वह ऐसी होती? एक पल के लिए जुआंग हुआनलिंग ने जियांग शियाओबाई को एक कांपते हुए भाव से देखा। बार बार उसका मन कर रहा था कि वह भड़क उठे और इस आदमी का असली चेहरा पूरी तरह से उजागर कर दे, ताकि वो हाई अकादमी के लोग उसे अच्छा सबक सिखा सकें। लेकिन हर बार जब ये शब्द उसके होठों तक पहुंचते तो जुआंग हुआनलिंग अंततः उन्हें वापस निगल लेती। यह महज एक मजाक था। अगर वह जियांग शियाओबाई का पर्दाफाश कर देती तो इसका मतलब होता कि वह अपना एंटीडोट खो देती। हालांकि उसे लगता था कि उसके जुआंग परिवार के सदस्य जियांग शियाओबाई जैसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए जहर को समझ पाएंगे, फिर भी उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। वह अपने आसपास से थूकने, गाली देने और मजाक उड़ाने की आवाज़ें सुन रही थी। मिस जुआंग हुआनलिंग के जीवन में ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी बेबसी महसूस की। ये सचमुच दयनीय था। बचपन से लेकर अब तक उन्हें कभी इस तरह से तंग नहीं किया गया था। मैं इसका बदला जरूर लूंगी, जुआंग हुआनलिंग ने दांत पीसते हुए जियांग शियाओबाई को घूरा। वह उससे दिल से नफरत कर रही थी और चाहती थी कि काश वह उसे अभी टुकड़े टुकड़े कर उसकी राख बिखेर देती। खाना खा रही जियांग शियाओबाई ने आखिरकार खुद को शांत करने के बाद बगल से आ रही निगाहों को महसूस किया और तुरंत अपना सिर नीचे करके चिल्लाई, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मुझे अभी बहुत भूख लगी है। अगर तुमने दोबारा मेरे खाने में खलल डालने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब समय आएगा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा और अधिक लोगों को तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम्हें देखने दूंगा। जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपने चेहरे के पास बिखरे बालों की लतों से खुद को ढकने की कोशिश की। अगर ऐसा चेहरा हर किसी को पता चल जाए तो वह सचमुच किसी का भी सामना नहीं कर पाएगी। धिक्कार है यार, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा निर्लज व्यक्ति कैसे हो सकता है? जुआंग हुआनलिंग को मन ही मन रोने का मन कर रहा था। शरारत करने की अपनी प्रबल प्रतिभा के बावजूद ऐसी स्थिति में वह कुछ समय के लिए जियांग शियाओबाई से निपटने का तरीका नहीं सोच पा रही थी। इसके बाद जुआंग हुआनलिंग केवल अपना सिर झुकाकर चुपचाप व्यंजनों का स्वाद चखती रही। उसके बगल में बैठे आनरान को आखिरकार थोड़ी असहनीयता महसूस हुई। उसने धीरे से जियांग शियाओबाई की बांह को धक्का दिया। बॉस, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? आखिर वह बहुत खूबसूरत है। मैंने अपने जीवन में इतनी खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। वह बहुत ही प्यारी है। चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। हालांकि उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन वे तीनों एक साथ बैठे थे और जुआंग हुआनलिंग ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। उसका दिल भी थोड़ा नरम पड़ गया। छोटे मोटे, तुम समझदार हो, जानते हो कि इस युवती का रूप रंग अच्छा है। चूंकि ऐसा है तो जब मैं बाद में तुमसे निपटूंगी तो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगी। लेकिन जैसे ही उसका मूड सुधरने लगा, जियांग शियाओबाई ने अपने होठों को चटकाते हुए तिरस्कार भरी नज़र से कहा, सुंदर तो सुंदर है, लेकिन इस लड़की का गुस्सा हद से ज्यादा उग्र और बेकाबू है। सच कहूं तो अगर मुझे उसके जैसी कोई औरत भी मिल जाए तो भी मैं उसे नहीं चाहूंगा। जियांग शियाओबाई ने शराब का एक घूंट लेते हुए कहा और मुंह फुलाते हुए बोली, मोटे, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मालिक की पत्नी कितनी खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती इस बेवकूफ़ लड़की से 100,000 गुना बेहतर है। अगर मौका मिला तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें उससे मिलने ले जाएगा और तुम्हें ये देखने का मौका देगा कि एक सच्ची परी का नश्वर दुनिया में उतरना कैसा होता है। ये शब्द सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। आनरान को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे काफ़ी लंबे समय से साथ थे और उसने जियांग शियाओबाई को अपनी पत्नी के बारे में बात करते हुए शायद ही कभी सुना था। लेकिन जुआंग हुआनलिंग अलग थी। वह ये जानकर हैरान थी कि जियांग शियाओबाई जैसे निर्लज बदमाश की भी पत्नी है। उस औरत के दिमाग पर गधे ने कितनी बार लात मारी होगी कि वह उसके प्यार में पड़ गई। शेख ही बघारना, जुआंग हुआनलिंग ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे जैसे आदमी का चेहरा सुंदर भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे इस बेशर्म रवैये के साथ कोई भी औरत तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की? जियांग शियाओबाई ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे झगड़ालू स्वभाव के कारण जो भी तुमसे शादी करेगा वह 8 जन्मों तक बदकिस्मत रहेगा। जुआंग हुआनलिंग इतनी गुस्से में थी कि उसका खून उगलने का मन कर रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि जियांग शियाओबाई के साथ जुबानी जंग में उसकी कतई हार हुई थी। ये जानते हुए कि वह जीत नहीं सकती, जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सी सांस ली और चुप होकर अकेले ही अपना खाना खाने लगी। जियांग शियाओबाई ने भी उस महिला को नज़रअंदाज करते हुए आसपास देखते हुए अपना खाना खाया। वह पहले से ही जाने की तैयारी कर रहा था। अरे यार, अगर वो घटना न हुई होती तो शायद आज मैं खूब हंगामा मचा देता। अफसोस, अब मौका ही नहीं है। जियांग शियाओबाई ने आह भरी। अनरान ने भी दबे स्वर में सिर हिलाया। अगर उस समय किसी ने उनके ठिकाने का खुलासा न किया होता तो शायद वे सचमुच आ जाकर हंगामा खड़ा कर देते।
लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, उनके ठिकाने का पता चल गया था, जिससे कई घटनाएं घटीं। उनके इस साहसिक कारनामे के कारण वुहाई अकादमी का ध्यान उन पर सीधा केंद्रित हो गया। परिणामस्वरूप इस भोज के दौरान उन्हें गड़बड़ी पैदा करने से रोकने के लिए कई विशेषज्ञ गुप्त रूप से आसपास मंडरा रहे थे। सौभाग्यवश जियांग शियाओबाई और अन्य लोग दोपहर में इस पागल दानव शहर में पहुंचे और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर 2 बाहरी दरबारी शिष्यों का अपहरण कर लिया, जिससे वे शहर में घुल मिल गए। अन्यथा प्रवेश करना वास्तव में कठिन होता। ठीक है मोटे, अपना सामान पैक करो, जाने का समय हो गया है, जियांग शियाओबाई ने धीरे से कहा, और वह पहले से ही आसपास के भागने के रास्तों को देख रहा था। दोनों के बीच की बातचीत जुआंग हुआनलिंग ने स्पष्ट रूप से सुन ली, जिसने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और जियांग शियाओबाई की कलाई को कसकर पकड़ लिया। आपको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। नहीं, मुझे खींचने और झटकने की हिम्मत मत करो, बदसूरत। मुझे छोड़ दो, जियांग शियाओबाई ने तुरंत विरोध किया। बदसूरत कहे जाने पर जुआंग हुआनलिंग सचमुच खुद को रोक नहीं पाए और सीधे भड़क उठी। तुम जा सकते हो, लेकिन एंटीडोट यहीं छोड़ देना, वरना मुझे अपने साथ नीचे खींचने के लिए दोष मत देना। जुआंग हुआनलिंग ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, उसकी तेज सांसों के साथ उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। जियांग शियाओबाई ने सरसरी नजर डाली, फिर जुआंग हुआनलिंग की वर्तमान शक्ल देखकर उसे उल्टी आने वाली थी। ठीक है, लेकिन एक पल रुकिए, हम अभी नहीं जा रहे हैं। मुझे छोड़ दीजिए और मैं जाते समय आपको विषनाशक दवा जरूर दे दूंगा, जियांग शियाओबाई ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। तभी जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सी आवाज में जियांग शियाओबाई को छोड़ा, लेकिन वह वहां से गई नहीं, बल्कि वह उसके और करीब आ गई, इस डर से कि अगर जियांग शियाओबाई भाग गई तो उसका अंत हो जाएगा। और ठीक उसी समय जब वह विभाजित आत्मा की स्थिति में थी, जियांग शियाओबाई अचानक उठी, आनरान को पकड़ा और हड़बड़ी में भाग निकली, उससे अलग होते हुए। उसकी गति इतनी तेज थी मानो बिजली की रफ्तार से चल रही हो। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जुआंग हुआनलिंग को प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला और दोनों पहले ही भीड़भाड़ में गायब हो गए। जुआंग हुआनलिंग ने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वह उस दिशा में खाली निगाहों से देख रही थी जिधर से वे दोनों भाग गए थे। आंसू पूरी तरह अनियंत्रित होकर सीधे फूट पड़े। वाह वाह, वो कमीने, तुम लोगों को इस तरह कैसे धमका सकते हो, कमीने। उद्धरण चिन्ह अध्याय 223 में मर रहा हूँ। जुआंग हुआनलिंग जोर जोर से और दिल दहला देने वाली आवाज में रोई। उसकी आवाज में एक गूंज थी, लेकिन रोने के कारण वह बेहद तीखी थी, मानो आसपास के लोगों के कान के पर्दे को भेद रही हो। सभी लोग जुआंग हुआनलिंग को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई महामारी की देवी हो, और चाहते थे कि वे जाकर इस बदसूरत औरत को पीट पीट कर मार डालें। कमीने, हमारे वुहाई अकादमी में ऐसा घिनौना शिष्य कब से हो गया? मुझसे मत पूछो, मैं किससे पूछूं? ये तो बिल्कुल घिनौना है, मैंने कल जो कुछ भी खाया था सब उल्टी कर दिया। अरे तुम बदसूरत औरत, अपना मुंह बंद करो, वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? वुहाई अकादमी के कई शिष्य इस तरह के दृश्य को सहन नहीं कर सके और गुस्से में दहाड़ने लगे, लेकिन अंततः किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस समय जुआंग हुआनलिंग न केवल बदसूरत थी बल्कि एक झगड़ालू औरत की तरह व्यवहार कर रही थी, जिससे वह पहुंच से बाहर हो गई थी। इस समय किसी ने भी आगे बढ़कर मुसीबत मोल लेने की हिम्मत नहीं की। घृणा होना एक बात थी, लेकिन अगर वे 1 या 2 महीने तक खाना नहीं खा पाते तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता? और इस समय मजाक का शिकार हुई जुआंग हुआनलिंग और भी ज्यादा उत्तेजित हो गई, उसकी चीखें और भी तीखी होती चली गईं। आंसुओं से उसका मेकअप खराब हो गया था, जिससे दूर से देखने पर वह काली कोयले जैसी लग रही थी, करीब से देखने पर लोग अनायास ही कह उठते थे, एक भूत। यहाँ का कोलाहल इतना अधिक था कि वुहाई अकादमी के आधे लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। गोंग शुआ और अन्य लोग, जो बाहर जुआंग हुआनलिंग के ठिकाने की तलाश कर रहे थे, ने स्वाभाविक रूप से आवाज सुनी और गोंग शुआ तुरंत दौड़कर वहां पहुंची। ये तो लिंगर की आवाज है, लिंगर को तंग किया जा रहा है। गोंग शुआ क्रोधित हो उठी और अपने लोगों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां उसने एक बदमाश को जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोते हुए देखा, जिसके पैर लगातार जमीन पर पटक रहे थे। गुस्सा करना और इधर उधर लौटना, बस यही था। ऐसा दृश्य देखकर गोंग शुआ एक पल के लिए भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन जैसे जैसे वह रोने की आवाज सुनती गई, उसे लगने लगा कि यह जुआंग हुआनलिंग है। अंततः गोंग शुआ ने अपनी बेचैनी को दबाते हुए सावधानीपूर्वक आगे कदम बढ़ाया। लिंगर शुआ, उफ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मुझे एक कमीने ने धोखा दिया। गोंग शुआ को देखते ही जुआंग हुआनलिंग बिना कुछ कहे दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया, अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। इस क्षण गोंग शुई ने आखिरकार पुष्टि कर ली कि यह व्यक्ति वास्तव में जुआंग हुआनलिंग ही था, जिसकी वह पूरे 1 घंटे से तलाश कर रही थी।
उसने तुरंत उसे दिलासा देना शुरू कर दिया और साथ ही उसने उसके चेहरे से बिखरे हुए बालों को हटाया, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो स्वर्ग को भी चौंका सकता था और भूतों को भी रुला सकता था। सौभाग्य से गोंग शुआ उस व्यक्ति की असली पहचान और शक्ल जानती थी, अन्यथा वह डर जाती और उसे धक्का देकर दूर कर देती। अगर ऐसा हुआ होता तो उनका नकली बहन जैसा रिश्ता पल भर में टूट जाता। इस समय गोंग शुआ को भी पूरी तरह से समझ आ गया कि जुआंग हुआनलिंग इतनी बुरी तरह से रो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके चेहरे पर नकली मेकअप किया गया था। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया। जुआंग हुआनलिंग एक विभाजित आत्मा साधिका थी, भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति था जो उसे धमकाने की हिम्मत कर सकता था? पहले कोई आवाज क्यों नहीं थी? उसी समय खबर सुनकर जुआंग यूलिंग, लिन यूचेंग और संप्रदाय के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और जुआंग हुआनलिंग का चेहरा देखकर वे भी चौंक गए। बहुत से शिष्य इतने भयभीत हो गए कि वे जमीन पर बैठ गए। ये देखकर जुआंग हुआनलिंग और भी जोर से रोने लगी। वह जानती थी कि इस बार उसने खुद को पूरी तरह से अपमानित कर लिया है। अगर उसे यह पता होता तो उसे सीधे चिल्लाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके दिल में सचमुच बहुत अन्याय हुआ था, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस समय तक गोंग शुआ ने पानी का उपयोग करके जुआंग हुआनलिंग के चेहरे से सारी गंदगी साफ कर दी थी, जिससे उसकी कोमल त्वचा और सुंदर विशेषताएं सामने आ गई थीं। अब जुआंग हुआनलिंग का वह भूतिया रूप नहीं रहा, वह पानी से खिलते कमल की तरह लग रही थी। उसके आसपास मौजूद सभी लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, विशेषकर जब उन्होंने जूंग हुआनलिंग की रोने से लाल हुई आंखें देखीं तो उनकी हालत देखकर लोगों को उनके प्रति और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई। जिन शिष्यों ने पहले उसे शाप दिया था और उसका मजाक उड़ाया था, वे सभी शर्म से लाल हो गए थे और चाह रहे थे कि उन्हें कहीं छिपने की जगह मिल जाए। उन्होंने किसी को नाराज कर दिया था। आखिर हुआ क्या? जुआंग यूलिंग घबराकर आगे बढ़ी। उनकी राय में शायद जुआंग हुआनलिंग भाग नहीं रही थी, बल्कि उसे जबरदस्ती ले जाया गया था और केवल एक विपत्ति पारगमन चरण का साधक ही बिना किसी को सचेत किए ऐसा कर सकता था। यदि ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस स्टेज का कोई मास्टर वुहाई अकादमी में घुसपैठ कर लेता तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होती। वुहाई अकादमी के उच्च पदस्थ अधिकारी भी तनाव में थे। जेड पीक पर्वत की पूजनीय पवित्र मातृदेवी के साथ उनके क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार किया जाना ये दर्शाता था कि वुहाई अकादमी निश्चित रूप से जिम्मेदारी से बच नहीं सकती थी। जांच करो, पता लगाओ कि यह किसने किया। आसपास किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। पागल राक्षसों समेत पूरे वुहाई अकादमी को सील कर दो और हमें अपराधी को पकड़ना होगा। वुहाई अकादमी के उपडीन जू चेंगफेंग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहाड़ लगाए, फिर चिंता जताते हुए आगे बढ़े और कहा, पवित्र मातृदेवी जुआंग, कृपया निश्चिंत रहें, हमारी वुहाई अकादमी आपको इस मामले का स्पष्टीकरण अवश्य देगी। इस समय सभी लोग जुआंग हुआनलिंग द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जुआंग हुआनलिंग, जो अभी अभी शांत हुई थी, ने आश्चर्यजनक रूप से किसी को घुटने टेकने के लिए कहा, वो मैं मरने वाला हूँ, मेरा अंत निश्चित है। क्या बकवास है, वह अचानक क्यों मर जाएगी? वो उस कुत्ते ने मुझे जहर दे दिया और केवल उसी के पास इसका एंटीडोट है, जुआंग हुआनलिंग ने निराशा से भरे चेहरे के साथ कहा। उसकी वर्तमान स्थिति एक ऐसी सम्मानित महिला की तरह थी जिसे बुरी तरह प्रताड़ित किया गया हो। उसका चेहरा घोर निराशा से भरा हुआ था। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे धमकाया गया था और यह बहुत ही दुखद था। वह कुछ समय तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। उसके शब्दों को सुनकर जुआंग यूलिंग लगभग पागल हो गई। उसकी विपत्ति पारगमन चरण का दबाव हिंसक रूप से बाहर निकल आया, जिसने पूरे वुहाई अकादमी को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी पोती को जहर देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? कितनी हिम्मत है उसकी? वह तुरंत जुआंग हुआनलिंग के बगल में पहुंची, उसकी कलाई पकड़ी और बारीकी से उसकी जांच की, लेकिन उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। पवित्र मातृदेवी, वास्तव में स्थिति क्या है? क्या ये गंभीर है? हमारी वुहाई अकादमी के रसायन शास्त्री भी बहुत शक्तिशाली हैं, शायद वे मदद कर सकते हैं। जू चेंगफेंग का शरीर और आवाज कांप रही थी। अगर जुआंग हुआनलिंग को कुछ हो गया तो उनकी वुहाई अकादमी शायद खत्म हो जाएगी। इस पवित्र मातृदेवी की पहचान इतनी शक्तिशाली थी कि 1000 युआन राजवंश भी उसे रोक नहीं सका। उनकी छोटी सी वुहाई अकादमी की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जुआंग यूलिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लिंगर, क्या तुम्हें यकीन है कि उस व्यक्ति ने तुम्हें जहर दिया है? उन्होंने ऐसा कहा था। सिसकते हुए जुआंग हुआनलिंग ने आखिरकार पूरी कहानी बताई और तुरंत ही सभी के भाव बदल गए। हे भगवान! भाग निकलने के बाद उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने घुसपैठ की थी और फिर वह धोखे का शिकार हो गई। इससे लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या जुआंग हुआनलिंग की बुद्धिमत्ता में कोई कमी थी। बेशक इससे भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात वे दो लोग थे जिन्होंने जुआंग हुआनलिंग को बंधक बनाया और वुहाई अकादमी के धर्मग्रंथ मंडप में घुसपैठ की। उन्होंने वास्तव में क्या किया यह अज्ञात है, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। जू चेंगफेंग गुस्से से भड़क उठा, चलो जल्दी जाओ और देखो कि धर्मग्रंथ मंडप में क्या हुआ है। हालांकि दूसरी ओर जुआंग यूलिंग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे।
वाह वाह चाची, मैं तो बर्बाद हो गई। आपको मेरा बदला जरूर लेना होगा। जुआंग हुआनलिंग चिल्लाए। ये सुनकर जुआंग यूलिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है। जिस कारण का बीज तुमने खुद बोया था, अब उसका परिणाम तुम्हारे सामने दस्तक दे रहा है। अध्याय 224 कर्म। जुआंग यूलिंग उन दोनों की पहचान पहले से ही जानती थी। जुआंग हुआनलिंग के वर्णन के अनुसार उनमें से एक लंबा, पतला और सुंदर था, जबकि दूसरा छोटा और मोटा था। वह चाहे जैसे भी सोचे, ये दोनों वर्णन होंग शिक्सियन से मेल खाते थे। इसीलिए जुआंग यूलिंग इतनी परेशान थी। तथाकथित जहर के बारे में उसे पूरा विश्वास था कि होंग शिक्सियन ऐसा काम नहीं करेगा। दिन के दौरान घाटी में उसने जो दृश्य देखा था, उससे उसे पहले ही पता चल गया था कि यह व्यक्ति छोटी से छोटी शिकायत का भी बदला लेने वाला है। लेकिन ये स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता था कि जुआंग हुआनलिंग ने उन्हें परेशान करने के लिए लोगों को भेजा था। अन्यथा अगर जुआंग हुआनलिंग को इस तरह धोखा दिया गया होता तो उसे रोने का मौका ही नहीं मिलता। ये सचमुच कर्मों का फल है। जुआंग यूलिंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, फिर खड़ी हो गई। अपने वुहाई अकादमी के रसायन शास्त्रियों से मेरी भतीजी की सावधानीपूर्वक जांच करवाएं। साथ ही उन अपराधियों को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे आपको नहीं मिलेंगे। पीछा किए जाने के बावजूद जियांग शियाओबाई का वुहाई अकादमी में इतनी जीवंतता और साहस के साथ उपद्रव करना ये दर्शाता है कि उसके अपने तरीके थे। उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा था कि वुहाई अकादमी के लोग उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अब उन्हें पकड़ने की कोशिश का दिखावा करना केवल व्यर्थ का प्रयास होगा। इसके बाद वुहाई अकादमी में हंगामा मच गया। सभी रसायन शास्त्रियों को बुलाया गया। इतना ही नहीं, झू चेंगफेंग ने 1000 युआन राजवंश को भी सूचित किया, जिसने पहले ही दर्जनों शीर्ष स्तरीय रसायन शास्त्री ग्रैंड मास्टर्स को तुरंत भेजने का आदेश दिया था। जुआंग यूलिंग, जो सच्चाई जानती थी, बहुत उत्सुक थी। तुम्हारा ये छोटा सा साथी काफी दिलचस्प है। इस पूरी दुनिया में शायद तुम ही अकेले हो जो लिंगर को इस तरह धमका सकते हो। मैं इस मामले का वर्णन कैसे करूं? क्या ये सचमुच भाग्य का खेल है? हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाते हुए जुआंग यूलिंग ने इस मामले के बारे में किसी को भी सूचित नहीं किया। ये दो युवाओं के बीच की दुश्मनी थी। वह तभी दखल देती जब स्थिति बेकाबू हो जाती, अन्यथा सब कुछ उनके अपने भाग्य पर निर्भर करता था। ... घने जंगल में आनरान बड़े चाव से भुना हुआ मांस खा रहा था। उसका चेहरा चिकनाई से सना हुआ था। बॉस, क्या आपके लिए बिना कोई एंटीडोट छोड़े चले जाना वाकई ठीक है? एनरान ने लापरवाही से पूछा। मैंने उस लड़की को जहर नहीं दिया। मेरे पास जो जहर हैं वे छूते ही जानलेवा होते हैं। अगर मैंने सच में उनका इस्तेमाल किया होता तो उसमें बोलने की भी ताकत नहीं होती, वह तुरंत मर जाती। जियांग शियाओबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये भी उसे चिढ़ाने के लिए था, उसे ये दिखाने के लिए कि वह कितनी कृतघ्न है। मैंने उसे काबू में कर लिया था, फिर भी वह इतनी अभिमानी और उद्दंड थी। ऐसे स्वभाव को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन बॉस, क्या आपको डर नहीं है कि वह बाद में बदला लेगी? डरने की क्या बात है? क्या मैंने कुछ लोगों को नाराज किया है बॉस? उसकी शक्ति तो केवल विभाजित आत्मा स्तर की है। मैं तो 1000 युआन राजवंश से भी नहीं डरता, तो उससे क्यों डरूं जो कि केवल विभाजित आत्मा स्तर की साधिका है। जियांग शियाओबाई ने हड्डी को एक तरफ फेंक दिया, फिर जमीन पर पीठ के बल लेट गया। उसकी चमकीली आंखें आकाश में तारों को निहार रही थीं। आज अचानक आओयान के बारे में सोचते ही उसे वाकई उसकी याद आ गई। वह सोचने लगा कि वह महिला अब क्या कर रही होगी और क्या वह उसके बारे में सोच रही होगी। ... एक रात बीतने के बाद अगली सुबह सिर से पैर तक पूरी तरह से जांच की गई जुआंग हुआनलिंग अपने आंगन में गुस्से से उबल रही थी। उसके साथ सचमुच पूरी तरह से धोखा हुआ था। 100 से अधिक शीर्ष स्तरीय कीमियागरी के ग्रैंड मास्टर्स द्वारा उसकी सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि उसे बिल्कुल भी जहर नहीं दिया गया था। उसके शरीर पर जहर के कोई लक्षण नहीं थे। जुआंग यूलिंग ने उसकी आत्मा की भी जांच की और उसमें भी कोई असामान्यता नहीं पाई गई। अंततः यही निष्कर्ष निकला कि उसे जहर नहीं दिया गया था, जब तक कि कोई जहर को आध्यात्मिक ऊर्जा की तरह परिष्कृत न कर दे, अन्यथा जहर का कोई निशान न होना असंभव होगा। और परिणाम जानने पर जूंग हुआनलिंग स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो उठी, मानो वह किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार एक चलता फिरता ज्वालामुखी हो। जिस क्षण से वह उस कमीने से मिली, तब से वह उसके इशारों पर नाच रही थी। उसने वास्तव में मूर्खतापूर्ण ढंग से यह मान लिया था कि दूसरे पक्ष ने उसे जहर दिया है। जुआंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते उसे पहले कभी इस तरह से परेशान नहीं किया गया था। कमीने, इस दुश्मनी से मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता। जुआंग हुआनलिंग बार बार दहाड़ रही थी। उसकी क्रोधित आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। उसने एक बार फिर 5 आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज विशेषज्ञों को बुलाया, संक्षेप में उनके स्वरूप और तरीकों का वर्णन किया और फिर इन 5 लोगों से दूसरे पक्ष को खोजने के लिए कहा।
हालांकि जब उन्हें जियांग शियाओबाई द्वारा लोगों को दस्त कराने के तरीके के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह महोदया, अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो यह व्यक्ति होंग शिक्सियन होना चाहिए। क्या? जुआंग हुआनलिंग की आवाज़ अचानक कई डेसिबल बढ़ गई और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या वास्तव में जियांग शियाओबाई ने उसे धोखा दिया था? वह पहले से ही इस बात से काफ़ी नाराज थी कि वह जियांग शियाओबाई के साथ पूरी तरह से खेल नहीं पाई थी, और अब उसे पता चला कि दूसरा पक्ष वास्तव में वही व्यक्ति था जिसे वह इतने समय से चिढ़ा रही थी। हे भगवान, उसके दिल में पल भर में असंतुलन की भावना फूट पड़ी। क्या सचमुच उसे एक चींटी जैसे निकम्मे व्यक्ति ने इस तरह परेशान किया था? क्या दूसरों को बताने से वे हंसते हंसते लोटपोट नहीं हो जाएंगे? क्या आपको यकीन है कि यह वही होंग शिक्सियन है? जुआंग हुआनलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके अलावा हमने कभी किसी को ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते नहीं देखा। वह किसी को पता चले बिना लोगों को दस्त करा सकता है, और दस्त कराने का ये तरीका बिल्कुल अनोखा है, बेहद घिनौना है। नेता ने जल्दी से कहा, श्रीमती, कृपया निश्चिंत रहें, हम उस कमीने को ढूंढने के लिए अभी निकलेंगे। हम कसम खाते हैं कि जब तक ये बदला नहीं लिया जाता, हम इंसान नहीं रहेंगे। इसी क्षण जुआंग हुआनलिंग ने अचानक अपना हाथ हिलाया। ठीक है, आपको इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सामने शांत खड़ी जुआंग हुआनलिंग को देखकर पांचों लोग एक पल के लिए अचंभित रह गए। उनकी मालकिन इतनी शांत कब थी? लेकिन ये स्पष्ट था कि जुआंग हुआनलिंग बेहद क्रोधित थी। वह किस्म का व्यक्ति जो मृत्यु तक चैन से नहीं बैठेगा। चूंकि यह कमीना पागल दानव गुप्त मैदान में आ रहा है, इसलिए मैं उससे अवश्य मिलूंगा। उस समय मैं स्वयं उसकी हड्डियां एक एक करके चूर चूर कर दूंगा। जुआंग हुआनलिंग ने ठंडी सी आवाज़ निकाली और फिर हाथ हिलाकर पांचों लोगों को जाने का इशारा किया। काफ़ी देर तक चुपचाप बैठने के बाद वह आंगन से बाहर भागी और अपनी चाची जुआंग यूलिंग को ढूंढा। चाची, सच में क्या आपको पहले से ही पता था कि कल रात मुझे किसने धोखा दिया था? जुआंग हुआनलिंग चिल्लाते हुए आंगन में दौड़ी। जुआंग यूलिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुमने इसे समझ लिया है। वाह चाची, आपने ऐसा कैसे कर दिया? आपने न केवल मेरे अधीनस्थों को वापस भेज दिया, बल्कि होंग शिक्सियन को 50 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी दे दिए। क्या आप किसी खलनायक को बुराई करने में मदद नहीं कर रही हैं? जुआंग हुआनलिंग ने दुखी होकर कहा, चाची, आप अब मुझसे प्यार नहीं करती, है ना? चले जाओ, यहाँ मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। जुआंग यूलिंग ने चिढ़कर कहा, चाची समझ गई हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। चिंता मत करो, हालांकि मुझे वह लड़का काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि उसमें कुछ प्रतिभा है, लेकिन चाची आपके मामलों में दखल नहीं देंगी। ये सुनकर जुआंग हुआनलिंग तुरंत खड़ी हो गई, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। चाची, आप सचमुच दखल नहीं देंगी? मैं अपनी बात का पक्का हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा मत करो। उस बच्चे का बैकग्राउंड बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह मत सोचो कि पूर्वी क्षेत्र होने के कारण तुम जो चाहो कर सकते हो। जुआंग यूलिंग ने अपनी उंगली बढ़ाकर माथे पर टैप किया। अगर आप इस पूर्वी क्षेत्र में आ सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं आ सकते? अध्याय 225 सफलता की कोशिश नाकाम रही। समझ गई चाची, चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे नहीं मारूंगी। जुआंग हुआनलिंग हंसी और बाहर चली गई। तुम उसे मार नहीं सकते, नहीं अपाहिज कर सकते हो, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर तुम्हारी चाची इसे संभाल नहीं सकती तो क्या तुम अपने पिता को ढूंढने जाओगे? जुआंग हुआनलिंग ने पीछे मुड़े बिना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। मैं जा रही हूँ चाची, अपनी मिठाई का आनंद लीजिए। जुआंग हुआनलिंग को जाते हुए देखकर जुआंग यूलिंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराए। ये लड़की, लेकिन ये भी अच्छा है। स्वर्ग की चुनी हुई ऐसी शख्सियत के साथ अधिक बातचीत करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा व्यक्ति मिलना वाकई दुर्लभ है जो आपको धमका सके। अगले दिनों में जियांग शियाओबाई और आनरान इस घने जंगल में सक्रिय रहे। समय समय पर उनका सामना कुछ ऐसे निर्भीक व्यक्तियों से होता जो इनाम पर दावा करना चाहते थे, और स्वाभाविक रूप से उन सभी को मार दिया गया। कुछ दिनों बाद किसी ने भी इस घने जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। प्रवेश करने वाले लगभग सभी लोग जीवित नहीं लौटे और उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। ऐसे निवारक उपायों के तहत जियांगहू कौमांग स्वाभाविक रूप से इसके भीतर अशांति पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। भले ही इनाम कितना भी लुभावना क्यों न हो, उसका आनंद लेने के लिए आपको जीवित रहना आवश्यक था। और चूंकि पागल दानव गुप्त मैदान खुलने ही वाला था, इसलिए 1000 युआन राजवंश बहुत चिंतित था। हालांकि उन्हें होंग शिक्सियन के घोटाले के बारे में पता था, लेकिन फिलहाल उनके पास इससे निपटने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। वांछित अपराधियों के पोस्टर अभी भी जारी किए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें ढूंढने की हिम्मत नहीं की। सब लोग दूसरे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी वजह से जियांग शियाओबाई को स्थिरता का एक दुर्लभ दौर देखने को मिला।
हालांकि यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस स्थिर अवधि के दौरान जियांग शियाओबाई को एक और आध्यात्मिक पत्थर की खान मिली। उत्पादन बहुत अधिक नहीं था, केवल 100 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, लेकिन फिर भी यह एक अच्छी बात थी। इस समय अपनी सभी संपत्तियों का हिसाब लगाने के बाद उनके पास पहले से ही लगभग 1.3 बिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। इतना काफी होना चाहिए, है ना? जियांग शियाओबाई ने पृथ्वी शिरा शास्त्र में रखे सभी उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। पागल दानव गुप्त मैदान में प्रवेश करने ही वाला था कि जियांग शियाओबाई को अपनी कमियों का एहसास हो गया। उसने बहुत पहले ही इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपनी साधना में नई ऊंचाइयों को छूने का निश्चय कर लिया था। उसने एक अपेक्षाकृत एकांत गुफा ढूंढी, फिर 10 मील के दायरे में कुछ चेतावनी संरचनाएं बनाई और दस्त पैदा करने वाली कुछ दवाई का पाउडर बिखेर दिया। इसके बाद ही उसने अनरान को बाहर पहरा देने के लिए कहा, जबकि वह अकेले गुफा में प्रवेश कर गया, अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी में। सच कहूं तो 1 अरब से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होने के बावजूद जियांग शियाओबाई वास्तव में अनिश्चित था कि क्या वह शरीर से बाहर निकलने की अवस्था को पार कर पाएगा। किसे परवाह है, मैं पहले इसे आत्मसात कर लूंगा। अगर मैं सचमुच आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं फिर से 1000 युआन राजवंश में जाकर कुछ गड़बड़ खड़ी कर दूंगा। ये सोचते हुए जियांग शियाओबाई पालथी मारकर बैठ गया और उसने पृथ्वी शिरा शास्त्र को अपनी हथेली में रख लिया। उन्होंने कुनपेंग डिवोरिंग हेवन आर्ट का पूर्णतया उपयोग किया और तुरंत ही अर्थवेन स्क्रिप्चर में मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गए, जिसे उन्होंने अविश्वसनीय रूप से तेज गति से अवशोषित कर लिया। इस दुनिया में सबसे तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इस गति को देखकर शर्मिंदा हो जाएगा। ऐसी गति और व्यापकता कुछ डिस्ट्रैक्शन रील्म या यहाँ तक कि बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के शक्तिशाली तत्वों को पूरी तरह से टक्कर दे सकती है। जियांग शियाओबाई के पूर्ण ध्यान और शोधन के तहत 3 घंटे से भी कम समय में 1 अरब से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से नष्ट हो गए। तब जियांग शियाओबाई हक्का बक्का रह गया। क्या वह वास्तव में अभी तक सफलता हासिल नहीं कर पाया था? अरे बाप रे, शरीर से बाहर निकलने की अवस्था तक पहुंचने के लिए कितने स्पिरिट स्टोन चाहिए? जियांग शियाओबाई ने मन ही मन आसमान की ओर दहाड़ लगाए। 1 अरब से भी अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, ये किसी बड़ी शक्ति के लिए कई वर्षों तक उपभोग करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उसके हाथों में ये 3 घंटे भी नहीं टिक पाया और फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। कुछ पल के लिए जियांग शियाओबाई अपने बालों को खींचता रहा, मानो पागल सा हो गया हो। हालांकि वह सफलता की राह पर नहीं लौटा था, लेकिन उसकी नींव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। जियांग शियाओबाई कुछ देर रुका और सोचने लगा। गहन विश्लेषण के बाद उसे समस्या का पता चल गया था। वह एक गुप्त अवस्था तक पहुंच गया था, महान पूर्णता। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता थी। हालांकि उसके पास कुनपेंग डिवोरिंग हेवन आर्ट थी, जो उसे आत्मा पत्थरों को शीघ्रता से अवशोषित करने और फिर उन्हें परिष्कृत करके अपनी नसों में एकीकृत करने की अनुमति देती थी, जिससे वे उसकी अपनी शक्ति में परिवर्तित हो जाते थे। इससे समय की काफ़ी बचत हो सकती है, लेकिन साथ ही संसाधनों की खपत और दक्षता भी उच्च स्तर की नहीं होगी। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कोई भी चीज़ पूरी तरह से दोषरहित नहीं हो सकती। जियांग शियाओबाई को अच्छी तरह पता था कि दोनों ही स्थितियों में केवल ये 1 अरब से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन वास्तव में उसके दायरे को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हालांकि वह अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। उसे विश्वास था कि यदि वह 1.5 अरब उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को और अवशोषित कर ले तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा। तो अब उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। उसके पास अब और कोई आत्मा पत्थर नहीं थे। क्या मुझे सचमुच 1000 युआन राजवंश के पास जाकर उस ऋण के साथ मुसीबत खड़ी करनी होगी? जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें सिकुड़ी, थोड़ी देर सोचा और फिर इसे करने का फैसला किया। धिक्कार है, ये तो पहले से ही एक अंतहीन झगड़ा है। अगर मुझमें ताकत नहीं रही और तुम मुझे पकड़ लेते हो तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। तो फिर इसके लिए लड़ना ही बेहतर है। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी और फिर बाहर चला गया। बाहर आन रान आसपास की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। जियांग शियाओबाई के बाहर आने का एहसास होते ही वह उत्साह से आगे बढ़ी, लेकिन तुरंत ही उसका चेहरा उतर गया। बॉस, आप सेंध लगाने में सफल नहीं हुए? एनरान ने अचंभित होकर पूछा। हम दुर्भाग्य से मेरे पास अभी भी स्पिरिट स्टोन की कमी है। जियांग शियाओबाई ने आह भरी, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि मैं सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन मेरी ताकत में काफ़ी सुधार हुआ है। अब आप शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में भी सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। इस बार कुछ बड़ा करने के बारे में क्या ख्याल है? महज 3 दिन पहले जियांग शियाओबाई के प्रबल आग्रह पर मोटी आनरान आखिरकार शरीर से बाहर निकलने की अवस्था में पहुंच गई। उस दौरान जियांग शियाओबाई ने उन्हें औषधीय गोलियों का एक बड़ा पैकेट भी दिया, जिसने न केवल अग्निविष को दूर किया और उनके मज्जा और हड्डियों को शुद्ध किया, बल्कि उनकी साधना को भी काफ़ी मजबूत किया।
इस समय एनरान के युद्ध कौशल में सुधार को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, यहाँ तक कि अस्थिर आधार वाला शरीर से बाहर निकलकर साधना करने वाला अंतिम चरण का साधक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस समय उन दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। जियांग शियाओबाई के बड़े कारनामे की बात सुनकर आन रान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा उत्साह से भर गया। बॉस, क्या आप आखिरकार मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार हैं? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुसीबत खड़ी करना तो ठीक है, लेकिन इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जियांग शियाओबाई ने आन रान को झुंझलाहट से घूरते हुए कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, हम कोई गड़बड़ नहीं करने जा रहे हैं। हम अपना कर्ज वसूलने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी आप ही मालिक हैं, आप जो भी कहें वही सही है। अच्छा, तो चलिए सीधे रवाना होते हैं। घने जंगल से दो आकृतियां, एक मोटी और एक पतली, तेजी से बाहर निकलीं। मैं डेमन सिटी से कुछ ही दूरी पर स्थित थाउजेंड युआन सिटी, थाउजेंड युआन राजवंश का सबसे केंद्रीय स्थान था। 1000 युआन शहर से 1000 ली उत्तर में 1000 युआन राजवंश का शाही शहर स्थित था। ये पूरे 1000 युआन राजवंश का सबसे समृद्ध स्थान था। इतना ही नहीं, यहाँ चारों ओर कई ताकतें मौजूद थीं और अच्छे बुरे लोगों का मिश्रण था, इसलिए यह एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई भी उपद्रव करने की हिम्मत नहीं करता था। इस समय 1000 युआन शहर के द्वार पर सुस्त भावों वाला एक युवक आलस्य से अंदर की ओर चल रहा था, लेकिन वह अचानक रुक गया और दूर कहीं देखने लगा। वहाँ एक मोटा और एक पतला, दो आकृतियां शहर की सड़कों पर बड़े घमंड के साथ चल रही थीं।